एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये जो चैप्टर है भाई, द चैप्टर 2 ऑफ योर फर्स्ट फ्लाइट बुक, इस चैप्टर में आपको पूरे टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, वो ओरल कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में हो, वो किसी एक्टिविटी के फॉर्म में हो, या बेस्ड हो किसी टेक्स्ट पे या लैंग्वेज पे, राइट? तो वो सारे क्वेश्चंस हम अब सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो हम कह सकते हैं भाई बेसिकली वी विल सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड वी विल सी द डिफरेंट सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दोस क्वेश्चंस। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी गिवन है अराउंड आई थिंक सेकंड या थर्ड पेज पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें आपको करना क्या है, चलिए चेक करते हैं। In column A are some expressions you will find in the text। यानी कॉलम ए में जो भी आपको गिवन है वो सब कुछ आपको टेक्स्ट में यानी चैप्टर में, बुक में गिवन है। मेक अ गेस, और आपको क्या करना है, गेस करना है, यानी आपको एनालाइज करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, तो एनालाइज करना है। एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद एन एप्रोप्रिएट मीनिंग। और आपको ऐसा देखना है कि भाई ये जो डिफरेंट आपको मीनिंग्स गिवन है जो जम्बल्ड अप है, ठीक है, जैसे यहाँ ये मीनिंग दिया है तो ये मीनिंग इसका नहीं है, ये मीनिंग किसी और बोल सकते हो एक्सप्रेशन का होगा जो कि कॉलम ए में गिवन है। ठीक है, तो आपको हर एक एक्सप्रेशन का मीनिंग आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम कॉलम बी और उन्हें क्या करना है, मैच। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में एक्सप्रेशंस और डिफरेंट मीनिंग्स देख लेते हैं और फिर फाइनली हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन है अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। क्या दिया भाई, एक रेनबो गैदरिंग है ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। तो जितना हमको इसे पढ़ के समझ आ रहा है वो तो ये है कि हाँ भाई किसी कलर्स की बात हो रही है, बहुत सारे कलर्स हैं और बहुत सारे नेशंस हैं, राइट? बट अगर हम चैप्टर में जाएं तो हमें पता है कि भाई हम बात कर रहे हैं वाइट पीपल, ब्लैक पीपल या हर रेस के इंसान की, राइट? कि हर टाइप का इंसान उस वक्त उस सेरेमनी में प्रेजेंट था जब नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे थे, राइट, ऑफ साउथ अफ्रीका। तो हमें वो मीनिंग क्लियर है। अब कॉलम बी में जो भी मीनिंग इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड होगा हम वो मैच कर देंगे। क्लियर? आपको एक वन ऑफ द मीनिंग्स गिवन है वो भी समझ लेते हैं। अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट unimaginable to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness और courage। क्या गिवन है यहाँ पर कि भाई एक एबिलिटी, किसी इंसान की बोल सकते हो सक्षमता, किसकी, अपने आप को चेंज न करने की, भले ही वो किसी भी कंडीशन से गुजरा हो, किसी भी चैलेंज से गुजरा हो, राइट? उसका कोई होप, गुडनेस या करेज में चेंजेस नहीं आते। और ये कैसी एबिलिटी है, ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल, कि यानी ये जरूरी नहीं है हर किसी में हो। क्लियर? तो ये और ये सेम जा रहे हैं क्या, नहीं, ये अलग एक्सप्रेशन है, ये मीनिंग अलग है। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो अगर नॉर्मली सिर्फ पढ़ो एक्सप्रेशन तो क्या समझ आ रहा है भाई, कोई सीट है जिसपे बैठते हैं, वाइट किसको बता रहा है हमें नहीं पता, सुप्रीमेसी मतलब जिसका कोई हक हो, राइट, जो सुपीरियर हो। तो इतना तो समझ आ रहा है, बट ये एक्सप्रेशन का मीनिंग यहाँ क्या होगा वो हम देखेंगे जिस तरीके से हमें वर्ड समझ आ रहे हैं। बट हम अगर चैप्टर में जाएं तो हमें क्लियर है कि सेरेमनी कहाँ हो रही थी, एम्फी थिएटर में, प्रिटोरिया में, एम्फी थिएटर में। और वहां पर जो भी सीट्स थी वहां पर हमेशा 3 सेंचुरी से 300 ईयर्स से क्या चल रहा था भाई, वाइट पीपल का रूल चल रहा था और सिर्फ वाइट पीपल ही इस यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में देखे गए हैं, राइट? बट अब क्या हो रहा था सेरेमनी में भाई, जब से नेल्सन मंडेला जो हैं वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट घोषित किए गए इन द सेरेमनी, तो हर रेस, हर कलर का इंसान उस एम्फी थिएटर में मौजूद था। तो ये तो बेसिक मीनिंग हमें पता है चैप्टर से रिलेटेड, बट यहाँ क्या मीनिंग गिवन होगा वो हमें गेस करना पड़ेगा। ठीक है, एक मीनिंग आपको गिवन है अ हाफ सीक्रेट लाइफ, यानी कि आधी लाइफ ऐसी जो सबको पता है कि क्या होगा, प्रिडिक्टेबल, और आपकी आधी लाइफ ऐसी है किसी की भाई जो किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो हाफ सीक्रेट लाइफ। लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। देखो, या तो आप बोलोगे कि भाई सनशाइन है, सनसेट वो बिल्कुल सनराइज हो रहा है, रोशनी है, या आप बोलोगे कि सनसेट कंप्लीटली हो चुका है, राइट? बट ये जो है ये तो रियल सिचुएशंस है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। बट एक ऐसा होता है जिसे आप ट्वाइलाइट कहते हो, जो कि सनसेट और डार्कनेस के बीच की लाइट होती है, यानी बिल्कुल अंधेरा, और जब सनसेट होता है तो कैसे एक बिल्कुल ब्यूटीफुल सी लाइट होती है, राइट? जैसे अगर सनसेट बोलो तो बहुत डिफरेंट कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, इन सब का डिफरेंट सा एक कलर दिखता है आपको, और पूरी तरीके से अंधेरा भी नहीं होता, थोड़ी बहुत डार्कनेस भी होती है। जो इन बिटवीन है इसे आप कहते हो ट्वाइलाइट।
ठीक है। तो वो एक जो है क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी को नहीं पता कि कैसे क्या हो रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हाफ सीक्रेट लाइफ, और कंपेयर किससे किया, एक ट्वाइलाइट से। ठीक है, चलिए, तो ये मीनिंग इसका तो नहीं है, जो भी होगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन वो हम देख लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या एक्सप्रेशंस और मीनिंग्स गिवन है। बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो हिस्ट्री होती, पुराना जो भी इतिहास था, उससे ओवरवेल्म मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, सुपर हैप्पी, राइट। तो ये इसका मीनिंग है। आपको एक मीनिंग गिवन है, अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस एक्सेट्रा। एक साइन किसका, एक ह्यूमन फीलिंग का। वो कोई भी फीलिंग हो सकती है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, सैड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे डिफरेंट फीलिंग्स दी है, गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस किसी के प्रति काइंड होना, पिटी जब आपको किसी पे दया आती है आप बोलते हो पिटी, जस्टिस न्याय। तो ये डिफरेंट जो फीलिंग्स हैं उनका साइन। तो कोई एक एक्सप्रेशन जो ये बता रहा है कि भाई डिफरेंट ह्यूमन फीलिंग्स का साइन है, वो हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का पार्ट। ठीक है, रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, यानी कि एक पावर किसी भी चीज़ को झेल लेने की, यानी कुछ भी एडवर्सिटी आ जाए आप उससे चेंज नहीं होगे। तो अगर ये समझ रहे हो, तो जो हमने पहले कॉलम में मीनिंग देखा था कि किसी भी तरीके का चेंज ना देखना, सिचुएशन जो ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल है, वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, और एक मीनिंग क्या गिवन है, अ ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन अ रेनबो। वी गॉट द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन, जहां रेनबो की बात हुई थी कि भाई एक ब्यूटिफुल, एक बहुत ही खूबसूरत सा कमिंग टुगेदर, सब लोगों का एक साथ आना, जो क्या है, डिफरेंट कलर्स यानी डिफरेंट रेसेस से। जस्ट लाइक अ रेनबो, जो एक कलर का नहीं 7 कलर्स विबग्योर का बना होता है, राइट। तो वो जो डिफरेंट कलर्स एक साथ आते हैं, ब्यूटीफुल सीन होता है। सेम वे में यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या था सीन, जहाँ हर टाइप के लोग एक साथ आ रहे थे। अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी ग्लिमर यानी कि बस एक क्षण के लिए एक जो दिखता है साइन, छोटा सा साइन। ठीक है, तो ग्लिमर कहते हो उसको, और ह्यूमैनिटी का है, यानी छोटा सा साइन ह्यूमैनिटी का कह सकते हो, सॉर्ट ऑफ ये यहाँ पे मैच कर रहा है, अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, राइट। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, ओके सॉरी, द मीनिंग, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। सेंटर यानी मेन पार्ट, रेशियल यानी जो रेसिस पे, कलर्स, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इस पे डिस्क्रिमिनेशन, और सुपीरियोरिटी यानी कि सुपीरियर। तो बोल सकते हो वाइट पीपल का सुपीरियोरिटी या फिर ब्लैक पीपल का सुपीरियोरिटी। तो ऐसा कुछ जो कि बोल रहा है कि भाई ये सुपीरियर है, रेशियल थिंग। तो कहीं ना कहीं वाइट सुप्रीमेसी हमें लग रहा है, कि सुप्रीमेसी हमने सुपीरियोरिटी के लिए देखा था, राइट। लास्ट इज अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस। अब ये पढ़ते से आपको समझ आ गया भाई कि जो हम बोल रहे थे हाफ सीक्रेट लाइफ, राइट, क्योंकि सनसेट और डार्कनेस के बीच की बात मैंने बता दी, उसे ट्वाइलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं उससे मैच कर रहा है। फाइनल मीनिंग इज फील डीपली इमोशनल, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मूवमेंट। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करना, क्यों, क्योंकि आप एक हिस्ट्री का एक जो पार्ट है, एक बोल सकते हो इतिहास का जो पार्ट है, पास्ट इवेंट है, उसको जब सोचते हो तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो आपने हिस्ट्री की बात की है, दैट कुड कम है, राइट। तो हमें थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग गया है कि हाँ भाई, हम किसी एक्सप्रेशन को जब देखें तो उसका मीनिंग हमको कहीं ना कहीं पता चल रहा है। अब करेक्ट आंसर्स जो है इनके देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक्सप्रेशन क्या है भाई, अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। तो इसका आंसर क्या होगा, जो रेनबो वाला था, राइट, कि अ ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन अ रेनबो, राइट। मीनिंग क्लियर है और ये दोनों मैच भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वाइट यानी कि एक रेस है, यहाँ पर वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, और सुप्रीमेसी यानी सुपीरियोरिटी। तो अगर आपको ये रेस का बात पता ना भी हो तो भी सुपीरियोरिटी से आप बता सकते हो कि सुप्रीमेसी, सुपीरियोरिटी। तो ये मीनिंग मैच करता है इस एक्सप्रेशन से। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की बात कहाँ हो रही थी, हमने देखा था पास्ट इवेंट, राइट। तो ये रहा, फील डीपली इमोशनल, ओवरवेल्म्ड, डीपली इमोशनल, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। जब आप बोल दो खुशी के आंसू, तो वहां पे भी ओवरवेल्म्ड यूज कर सकते हो। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मूवमेंट, क्लियर। रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, यानी इतनी पावर की कुछ भी चेंज ना हो, रेजिलियंस, और डिफाइज द इमेजिनेशन, कुछ नहीं भी पता हो, चलो रेजिलियंस नहीं पता, डिफाइज नहीं पता, बट ये जो है इमेजिनेशन यहाँ पर है ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल की बात, तो ये यहाँ पे मैच कर रहा है, क्लियर। यानी अ ग्रेट एबिलिटी, रेजिलियंस यानी अ ग्रेट एबिलिटी विद टू रिमेन अनचेंज। तो यहाँ तक तो रेजिलियंस का मीनिंग आपको मिल गया, जो कि क्या है, ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल बाय सफरिंग, नॉट लूजिंग होप, गुडनेस और करेज। अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी एक छोटा सा साइन, तो ये रहा अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग। यानी आपको अगर किसी वर्ड का मीनिंग पता हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। नहीं भी पता हो तो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो, जैसे ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पर ह्यूमन फीलिंग्स की बात की है,
क्लियर. लास्ट इज द टॉयलेट एग्जिस्टेंस, वेरी इजी फॉर नाउ राइट, कि ये जो हाफ सीक्रेट लाइफ है जस्ट लाइक जो एक सनसेट और डार्कनेस के बीच का पॉइंट होता है उसकी बात होती है. क्लियर. तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्टिविटी जहां डिफरेंट एक्सप्रेशंस का डिफरेंट मीनिंग क्या था वो आपको क्लियर हो गया. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आते हैं भैया हमारे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, प्रॉपर जो आपके क्वेश्चंस हैं. वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस. तो जितना हमको याद है, हमें याद है भाई वो एम्फी थिएटर, पिक्चर भी राइट, एक इमेज आ गई होगी दिमाग में एम्फी थिएटर की जो हमने देखी थी. तो एक एम्फी थिएटर जो कि यूनियन बिल्डिंग कहाँ पर, प्रिटोरिया में है, वहां पर हुई थी सेरेमनी. कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स. अब इस पार्ट ने आपको ये भी बता दिया कि भाई सैंडस्टोन की बात भी करनी है, यानी कि जो सैंडस्टोन की बात हुई थी आपके पैराग्राफ में कि सैंडस्टोन, यूनियन बिल्डिंग, एम्फी थिएटर, प्रिटोरिया, ये सब कुछ आपको मेंशन करना है आपके फर्स्ट पार्ट में. और इंडिया में ऐसे कौन से आपके कोई भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो सैंडस्टोन से बने. तो हमने बात की थी भाई सैंडस्टोन डिफरेंट, रेड स्टोन, येलो, बहुत सारे कलर्स के सैंडस्टोन्स होते हैं. तो हमें इससे याद आ जाता है जैसे कि कोई दो, फॉर एग्जाम्पल रेड फोर्ट सबको याद आता है राइट, जो बिल्कुल रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है. तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. सबसे पहले तो सेरेमनीज कहाँ हुई, वेरी इजी आंसर. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. ये तो भैया एज इट इज टेक्स्ट का पार्ट है, यहाँ तो आपको चेंजेस कर नहीं सकते राइट. तो ये क्या था भाई, जो लवली सैंडस्टोन से बना हुआ एम्फीथिएटर है यूनियन बिल्डिंग में, और कहाँ है, प्रिटोरिया में राइट. अब कोई सी भी बिल्डिंग्स हमको बतानी है जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई हो इंडिया में, तो यहाँ दो एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं, जस्ट लाइक राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट. तो इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन. क्लियर, ऑलराइट. Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? जब ये स्पीच चालू हो रही थी तो यहाँ पर जो है आपको टेक्स्ट में पता चलता है कि 10th May 1994 जब ये सेरेमनी हो रही थी, और उसे कहीं ना कहीं ऑटम से कंपेयर किया गया है राइट. तो वो किस तरीके से है, वो आंसर हम कैसे लिखेंगे. देखो, ऑटम का मतलब क्या होता है, जब फाइनली हार्वेस्ट वगैरह हो जाता है राइट, किसानों के लिए खेती वगैरह सब हो जाती है. तो ऑटम के टाइम पे जो भी खेती होती है उससे अल्टीमेटली क्या आता है, पैसा आता है राइट. तो आप बोल सकते हो सब खुशियां ही खुशियां होती हैं उस वक्त. तो इसीलिए यहाँ साउथ अफ्रीका में भी 10th मई को ऑटम डे क्यों बोला, क्योंकि उस दिन सबसे बड़ी खुशी थी वहां पर कि सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस का एंड हो गया था और हर कोई अब फ्रीली अपनी मर्जी से अपनी फ्रीडम के साथ जी सकता था. तो सॉर्ट ऑफ सबसे खुशी का दिन था उनकी लाइफ का, इसीलिए हमने 10th मई को ऑटम डे बोला है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑटम डे होता क्या है वो आपको बताना पड़ेगा कि ऑटम का मतलब क्या है, फिर आप रिलेट कर सकते हो अपने चैप्टर से. तो चलिए आंसर देखते हैं. Generally, the autumn season signifies the harvest season that is associated with abundance and prosperity. ज्यादातर क्या होता है, ऑटम सीजन ही, ऐसा नहीं कि हमेशा, ज्यादातर ऑटम सीजन जो है हार्वेस्ट सीजन से रिलेट होता है. यानी जब फसल आ जाती है कंप्लीट, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो सीजन होता है इसे हम अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से गिनते हैं. यानी जब सब कुछ बिल्कुल बढ़िया हो, प्रॉस्पेरिटी हो, खुशियां ही खुशियां हो. अबंडेंस यानी कि बहुत कुछ हो राइट, असीमित चीजें. हार्वेस्ट है, खाना है, पैसे हैं. तो जब हर चीज मिलती है तो वो क्या हो जाता है, ऑटम सीजन. ठीक है, और वैसे ही 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, क्योंकि इस ब्यूटिफुल, इस अच्छे दिन पर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's first democratic non-racial government took place in the presence of largest gathering of international leaders on the South African soil. देखो, अब इस आंसर में हर एक पॉइंट मेंशन्ड है राइट. सिर्फ इतना नहीं बोला हमने कि सेरेमनी हुई, हमने सब बताया भाई. पहला डेमोक्रेटिक, पहला नॉन रेशियल गवर्नमेंट. दूसरी बात, सबसे पहले ऐसा हुआ कि सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो इकट्ठे हुए थे साउथ अफ्रीका के लैंड पे, साउथ अफ्रीका के सॉइल पे राइट. ये सारी चीजें हम टेक्स्ट में देख चुके हैं, तो वही सब आपको अपने आंसर्स में भी मेंशन करना है. तो ये होता है आपका कंप्लीट आंसर, क्योंकि इस ऑस्पिशियस, इस इंपॉर्टेंट डे पे डेमोक्रेटिक पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट और पहली जो है गैदरिंग, सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी, वो भी सारे इंटरनेशनल लीडर्स की, कहां पर, साउथ अफ्रीका में. क्लियर, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. जैसे ही स्पीच बिगिन होती है उसमें नेल्सन मंडेला ने बोला था एक्स्ट्राऑर्डिनरी और फिर ह्यूमन डिजास्टर. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks at the end? यानी बिगनिंग में बोलना
कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर और एट द एंड बोलना कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, तो इसका मतलब क्या है? देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था कि कलर पे बेस्ड आप हर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो, पीपल वर ऑप्रेस्ड, राइट, उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है। यानी कि कोई भी ऐसे कैसे सोच सकता है कि वाइट पीपल अलग हो गए ब्लैक पीपल से, हैं तो ह्यूमन बींग्स, राइट। तो ये नेल्सन मंडेला ने बोला था कि दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। और जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है वो क्या है कि फाइनली दिस एंडेड, राइट, फाइनली एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो चलिए इसको आंसर करते हैं। बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ एपथाइड इन साउथ अफ्रीका। बिगनिंग में एक एपथाइड सिस्टम की बात हुई थी और वही क्या था कि रेस पे, कलर पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एपथाइड सिस्टम कहते थे, राइट। तो वही यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मतलब ये सिस्टम। During this, there was a racial segregation based on color and the blacks suffered a lot. और ये डिजास्टर क्यों था भाई? क्योंकि इस सिस्टम की वजह से क्या होता था भाई, एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था जो कि बेस्ड होता था कलर्स पे लोगों के, राइट। और सबसे ज्यादा सफर कौन करता था इसमें? सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पीपल। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट। क्यों ये एक डिजास्टर था? एक और बात, क्योंकि हर एक ह्यूमन को राइट होता है कि वो अपनी फ्रीडम से रह सके, बट यहाँ डिजास्टर क्यों था एक ह्यूमन राइट का? क्योंकि कोई भी ब्लैक पीपल जो होते थे वो अपनी राइट, अपनी फ्रीडम की डिमांड नहीं कर सकते थे। Mandela himself did spend many years as a prisoner where he was treated mercilessly। और हमें बताया गया है कि भाई मंडेला जो है उन्होंने 30 years प्रिजन में बिताए थे, राइट। तो उन्होंने अपने बहुत सारे साल प्रिजन में भी बिताए जस्ट बिकॉज वो इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे और उनको वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लैक पीपल की कैटेगरी में आते थे। He considered it as a great, glorious human achievement that a black person became the president of a country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly। तो वो इसको एक बहुत ही विशाल, बहुत ग्लोरियस अचीवमेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमन बींग्स को, यानी बोल सकते हो जो ब्लैक पीपल होते थे उनको इंसान भी नहीं माना जाता था, और वही ब्लैक पीपल में से एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना उस जगह का। तो ये क्या थी? ग्लोरियस अचीवमेंट, राइट। नॉर्मली फ्रीडम ही नहीं मिलना, उनको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलना, और वही सबसे बड़ा आदमी बन जाए उस देश का, तो वो क्या हो गया? एक ग्लोरियस अचीवमेंट। क्लियर? तो बहुत ब्यूटीफुली हमने पहले तो रिलेट किया कि क्या होता था गलत, और फिर उससे बिल्कुल उल्टा क्या हुआ कि वही एक इंसान क्या बन गया? वहां का ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये था ग्लोरियस अचीवमेंट। क्लियर? ऑल राइट। Next question is, what does Mandela thank the international leaders for? जो भी इंटरनेशनल लीडर्स आए थे नेल्सन मंडेला को ग्रीट करने सेरेमनी के पहले, राइट, उनसे मिलने, तो उनको जो है थैंक यू क्यों बोला नेल्सन मंडेला ने? चलिए, Mandela felt very privileged to welcome the international leaders at the swearing in ceremony। यानी कि जब वो शपथ लेने वाले थे, प्लेज करने वाले थे, स्वेयर करने वाले थे, कसम खाने वाले थे, राइट, स्वेरिंग। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जब सेरेमनी में सारे इंटरनेशनल लीडर्स मौजूद थे, क्या करने के लिए भाई? ये देखने के लिए कि वो किस तरीके से प्लेज लेते हैं एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पर ये सेरेमनी में ये सब कुछ देखकर नेल्सन मंडेला अपने आप को बहुत ज़्यादा, बोल सकते हो, प्रिविलेज्ड फील कर रहे थे, बहुत खुश फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले उनको ट्रीट ही नहीं किया जाता था ऐसे, उनको तो जेल लेके जाया जाता था, बट अब वही इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं उनसे मिलने आए थे in ceremony because not too long ago the South Africans were considered outlaws। बट क्या होता था भाई? पहले सारे इंटरनेशनल लीडर्स बात ही नहीं करते थे, आते ही नहीं थे साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका को एक आउटलॉ मान लिया था। एक बोल सकते हो कि उनको लॉ तोड़ने का जिम्मेदार जो है माना जाता था, तो कोई आना पसंद नहीं करता था, राइट। He thus thanks all of them for having come to witness the historical ceremony। तो वो सब लोग आए ऐसी जगह पे just to witness the ceremony, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका था, इसीलिए मंडेला ने उनको थैंक यू कहा। This was a gesture of international recognition to a newly born free democratic nation and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity। यानी कि ये एक जो सेरेमनी थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इसीलिए सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए थे। क्यों थी भैया खास इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इसमें एक ये जेस्चर दिखाना चाह रहे थे नेल्सन मंडेला थैंक यू करते हुए इंटरनेशनल लीडर्स को, क्योंकि फाइनली एक ऐसा टाइम आ गया था जब
विक्ट्री हुई थी, जीत हुई थी जस्टिस, न्याय, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की, रिस्पेक्ट की। क्लियर? तो अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इंसानियत जीत गई, ह्यूमैनिटी वन। तो इसीलिए जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स इसको देखने आए थे, नेल्सन मंडेला थैंक्ड देम। क्लियर? ऑलराइट। Next question is, what ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? अब नेल्सन मंडेला ने जब इतना फाइट करके इतने साल अपनी लाइफ के देकर उनके 80 इयर्स जो है यही देखते हुए गए थे कि भाई क्या हो, फ्रीडम क्या होती है, लोगों को ब्लैक पीपल वाइट पीपल में कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी, राइट। तो उनको जो है, उन्होंने जो भी किया उससे जो भी फ्यूचर जनरेशन होगी साउथ अफ्रीका की, या जो भी फ्यूचर होगा उनके लिए क्या एक आइडियल बोल सकते हो, एक वो क्या चीज़, एक मैसेज जो है वो छोड़ के गए नेल्सन मंडेला, या फिर उन्होंने क्या मैसेज दिया कहना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो है राइट इस चैप्टर में, तो हम बोलेंगे क्या मैसेज दिया। तो हमें पता है भाई कि अपनी फ्रीडम के लिए किस तरीके से स्टैंड लेना है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो सिखा के जाते हैं इस सेरेमनी में। सो नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड सफरिंग। नेल्सन मंडेला ने लोगों को ये बताया है कि भाई आपको किस तरीके से हर एक इंसान को लिबरेट करना है, फ्री करना है गरीबी से, डेप्रीवेशन किसी भी चीज़ की कमी से, और सफरिंग से, जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे। तो इन तीनों चीज़ों से फ्यूचर जनरेशन को वही सिखा रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों से लोगों को लिबरेट करना है, फ्री करना है, और यही गोल होना चाहिए सबका। क्लियर? He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins. और उन्होंने फाइनली एक बोल सकते हो एक रूल सेट करवा दिया, या लोगों के दिमाग में अच्छी चीज़ सेट कर दी कि भाई अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो भले ही बेस्ड हो जेंडर पे या फिर किसी की रेस या कलर पे। क्लियर? तो ये थे वो दो आइडियल्स जो नेल्सन मंडेला सेट करके गए थे फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। क्लियर? ऑल राइट। अब हमें गिवन है भाई नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जैसे जैसे टेक्स्ट में आप बढ़ोगे आगे चैप्टर में तो आपको फिर अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। तो जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने क्या किया था भाई, पहले तो वो आते थे नेल्सन मंडेला को अरेस्ट करने, राइट, बट अब वो आए थे उनको सल्यूट करने। अगर आपको टेक्स्ट याद हो तो उसमें हमने बात की थी कि मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो सल्यूट कर रहे थे, राइट, और उनकी प्लेज लेते वक्त वहां पर मौजूद थे एज अ प्रेसिडेंट, राइट, जब नेल्सन मंडेला की सेरेमनी हो रही थी। तो ये जो एकदम से एटीट्यूड में चेंज है कि भाई पहले अरेस्ट करने के लिए आते थे, अब उनको सल्यूट करने आए हैं, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो इतनी मेहनत की थी नेल्सन मंडेला और उनके साथ जितने भी लोग थे कि फाइनली वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने में कामयाब हुए थे साउथ अफ्रीका में, तो इसकी वजह से जितने भी मिलिट्री जनरल्स थे उनमें इतना एटीट्यूड का चेंज आया था। तो चलिए इसका एक सैम्पल आंसर देखते हैं। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स saluted Mandela and pledged their loyalty, which was of great significance as during apartheid era they would have arrested him. ये है आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर कि भाई जितने भी जनरल्स थे, मिलिट्री जनरल्स डिफेंस के, राइट, ये पूरा आपको चैप्टर में मेंशन है, तो वो लोग आए थे टू सल्यूट मंडेला और उनके साथ प्लेज की उन्होंने किसकी, लॉयल्टी की, कि भाई हमेशा हम ईमानदार रहेंगे और आपका साथ देंगे आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो। बट बिल्कुल इसका कॉन्ट्ररी क्या हुआ था कि अगर ये एपार्थाइड एरा होता, जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, अगर उस वक्त ये जनरल्स आते तो वो सीधे सीधे इनको अरेस्ट करके लेके जाते, ना कि ऐसे सल्यूट करते कि तुमने इतना बड़ा काम किया है। एटीट्यूड में चेंज क्यों देखने को मिला, चलिए उसका आंसर देखते हैं। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइसेस पुट इन बाय मेनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। ये एटीट्यूड में इसीलिए चेंज आया उनके क्योंकि जो मेहनत, जो स्ट्रगल किया था इन लोगों ने, जो हीरोज थे साउथ अफ्रीका के जिन्होंने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्टैंड किया, फाइट किया, तो वो जो एफर्ट्स थे, वो जो स्ट्रगल्स थे, वो देखते हुए इनके एटीट्यूड में चेंज आया। This struggle not only ensured the freedom of a nation struggling with apartheid, but brought a change in mindsets of many. He believed that love can also be taught and human being is naturally inclined towards love rather than
हेट। क्या बोला है कि भाई, और ये स्ट्रगल जो है उसने सिर्फ और सिर्फ एक नेशन को फ्री नहीं किया जो कि एपिथेट सिस्टम से स्ट्रगल कर रहे थे, बल्कि एक चेंज लेकर आए हैं लोगों के माइंडसेट्स में। जो लोगों की थिंकिंग थी कि भाई वो सिर्फ हेट करते थे कुछ लोगों को, ब्लैक पीपल हैं तो हेट करो, या फिर ब्लैक पीपल को लगता था वाइट पीपल हैं तो इनको हेट करना चाहिए, बट ये माइंडसेट में चेंज आया था। जैसे कि मिलिट्री जर्नल्स जो हैं वो पहले अरेस्ट करते नेल्सन मंडेला को, दिस मीन्स कि वो उनको हेट करते थे, बट नाउ दे वर सल्यूटिंग मंडेला, क्योंकि नेल्सन मंडेला का यहाँ कहना है कि भाई लव कैन बी इजीली टॉट टू पीपल, क्योंकि ये नेचुरली आता है, राइट? क्योंकि लोग जो है नेचुरली झुकते हैं, झुकाव होता है उनका, इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स लविंग एवरीबॉडी, ना कि हेटिंग एवरीबॉडी, ठीक है? तो इसीलिए उनको सिखाया जा सकता है, जैसे ये जो स्ट्रगल्स थे उन्होंने लोगों को सिखाया कि भाई सिर्फ हेट करने की जरूरत नहीं है, यू शुड ट्राई टू लव ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। क्लियर? तो दिस वाज द रीजन फॉर द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ ऑल द मिलिट्री जनरल्स। क्लियर? ऑल राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज, why were two national anthems sung? एक जो आर्टिकल हम पढ़ रहे थे उसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, तो इस ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला ने मेंशन किया है कि भाई सेरेमनी में हर टाइप के लोग, हर कलर्स रेसेस के लोग बैठे थे, राइट, उस एम्फी थिएटर में। और उस एम्फी थिएटर में विद फाइनली दो एंथम्स गाए गए थे, नेशनल एंथम्स। एक था आई अफ्रीका से रिलेटेड, राइट, यानी अफ्रीका का नेशनल एंथम, और एक नेशनल एंथम जो था वो वाइट पीपल का नेशनल एंथम, यानी अभी तक जितना रिपब्लिक का नेशनल एंथम रहा है वो था, राइट। तो ये दोनों नेशनल एंथम्स गाए गए थे जस्ट बिकॉज ये दिखाना चाहते थे कि वाइट पीपल वर सिंगिंग द नेशनल एंथम ऑफ ब्लैक पीपल, ब्लैक पीपल वर सिंगिंग द नेशनल एंथम ऑफ वाइट पीपल। भले उनको लिरिक्स याद नहीं थे, नेशनल एंथम की लाइन्स याद नहीं थी, बट डेफिनेटली उन्होंने कोशिश की, और इस तरीके से नेल्सन मंडेला ने ये दिखाया कि भाई कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वाइट पीपल भी ब्लैक पीपल की तरह ह्यूमन बींग्स है और ब्लैक पीपल भी वाइट पीपल की तरह ह्यूमन बींग्स है। तो ये दिखाने के लिए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे, ठीक है। सो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द इनॉग्रेशन, two national anthems, one by the whites and the other by the blacks, symbolizing the equality of the blacks and whites, were sung. तो दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे, एक जो ब्लैक्स ने गाया और एक जो व्हाइट्स ने गाया, ठीक है। नेशनल एंथम जो व्हाइट्स ने गाया वो सिंबलाइज करा था ब्लैक पीपल को, और जो ब्लैक पीपल गा रहे थे वो सिंबलाइज करता है व्हाइट पीपल को, राइट। तो ये जो था ना कि ये डिफरेंट तरीके से जो नेशनल एंथम गवाए गए, ये एक तरीके से इक्वालिटी को सिग्निफाई कर रहे थे, तो इसीलिए दो नेशनल एंथम्स जो है वो गाए गए। दिस इज ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, how does Mandela describe the systems of government in his country? सबसे पहले इन द फर्स्ट डेकेड, राइट, जो बताया था ना कि पहले 10 साल और फिर जो लास्ट डेकेड था 20th सेंचुरी का, उसकी बात हो रही है, एंड द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो पहले डेकेड में क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट, सिर्फ वाइट पीपल का चलना, वाइट पीपल की सुप्रीमेसी। फिर लास्ट जो डेकेड था 20th सेंचुरी का, उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त फाइनली जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट आई, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, राइट। तो ये था डिफरेंस। तो हमें सेपरेटली पहले फर्स्ट डेकेड की बात करनी है, फिर हमें बात करनी है द लास्ट या फाइनल डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी की। So in the first decade of the century, the whites erected a system of racial domination against the blacks, thus creating the basis of one of the harshest and most inhumane societies the world had ever known. तो पहला फर्स्ट डेकेड जो था 20th सेंचुरी का, तो वाइट पीपल ने एक रेशियल डोमिनेशन स्टार्ट किया था, एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें लोगों को कलर्स, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया था, फॉर्मेशन किया था जो टोटली इनह्यूमेन और हार्श थी, बहुत ही कठोर थी, और ऐसी सोसाइटी वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज थी जो वर्ल्ड ने आज तक देखी थी, ठीक है। तो इतनी वर्स्ट कंडीशन थी फर्स्ट डेकेड में। लास्ट डेकेड तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ? बिल्कुल ही ओवरटर्न, सब कुछ चेंज हो गया। कैसे? In the final decade of 20th century, the previous system had been overturned and replaced by one which recognized rights and freedom of all people regardless of color of their skin. फाइनल डेकेड में जाते जाते क्या हुआ? फाइनली अब एक ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो चुका था जो कि नॉन रेशियल थी, डेमोक्रेटिक थी, लोगों के अपने फ्रीडम्स के बारे में पता था, एवरीबडी वाज फ्री, और कोई भी रेस, कलर, जेंडर किसी पे भी बेस्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो एक ही सेंचुरी में इतना ज़्यादा बड़ा चेंज आ गया था फ्रॉम द फर्स्ट डेकेड टिल द लास्ट डेकेड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does courage mean
टू मंडेला। जब आप आगे चैप्टर में बढ़ते हो तो एक जगह मंडेला ने कहा था, नेल्सन मंडेला ने, कि उनके लिए करेज का मतलब वो नहीं होता जिसमें फियर नहीं होता, राइट। एब्सेंस ऑफ फियर जो है वो करेज नहीं है, उन्होंने बताया था, राइट, कि हिम्मत उसमें नहीं होती जिसमें कोई डर नहीं होता, बल्कि हिम्मत उसमें होती है जो अपने डर का सामना करता है, फाइट करता है, राइट। द वन हु कॉन्कर्स हिज फियर इज द रियल ब्रेव मैन, और जिसमें एब्सेंस ऑफ फियर होता है वो करेज नहीं होता, राइट। ऐसा ही लाइंस कहा था नेल्सन मंडेला ने। तो यही हमको प्रॉपर्ली इलैबोरेट करते हुए इस आंसर में बताना है। सो फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर, राइट। नेल्सन मंडेला के लिए जो करेज है वो नहीं होता कि जो एब्सेंस ऑफ फियर हो, जिसमें किसी चीज का डर नहीं होता, बल्कि विक्ट्री ओवर द फियर, अपने डर के ऊपर जीत पा लेना, उसको कहते हैं रियल करेज, रियल हिम्मत। According to him, brave men need not be fearless but should be able to conquer fear. उनके हिसाब से जो ब्रेव लोग होते हैं, जो हिम्मती लोग होते हैं, उनको अपने डर को ऐसा नहीं करना कि उनमें fearless, डर ही नहीं है, बल्कि उनको अपने डर के साथ जीतना आना चाहिए। They should be able to conquer their fear. Clear? तो ये था आपका आंसर फॉर द क्वेश्चन 4. Next question is, which does Mandela think is natural? To love, to hate. इन दोनों में से कौन सी चॉइस है? विच बोला है यानी चॉइस पूछी है। टू लव और टू हेट, मंडेला को क्या लगता है क्या नेचुरल है? तो हमें अभी पता चला, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि लोगों का या ह्यूमन बींग्स का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है टू लव, राइट। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। सो फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन हेट। मंडेला के हिसाब से जो ह्यूमन बींग्स का हार्ट है, जो दिल है, उसमें लव सबसे पहले नेचुरली आता है देन हेट। यानी अगर आप किसी को हेट करते हो तो वो इतना नेचुरली नहीं आता, वो समय के साथ धीरे धीरे डेवलप होता है। बट इफ यू लव समबडी दैट मीन्स कि वो नेचुरली आता है। तो मंडेला का मानना था कि टू लव इज नेचुरल, जो ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है, बट जो हेट है दैट इज नॉट नेचुरल। क्लियर? ऑल राइट। What twin obligations does Mandela mention? फिर आपको नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से पहला सेट ऑफ क्वेश्चन है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन मतलब दो, ऑब्लिगेशंस यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दो ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो मंडेला ने मेंशन किया है? तो जब नेल्सन मंडेला अपनी पूरी बोल सकते हो अपने बचपन के बारे में बता रहे थे कि उनको फ्रीडम क्या था क्या नहीं था, वो हंगर था कि नहीं फ्रीडम का, ये सारी बातचीत जब होती है तब नेल्सन मंडेला ने ये बताया था कि भाई हर एक इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। पहली अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, इनके लिए, राइट। और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है अपनी कंट्री, अपनी कंट्री मैन के लिए। तो ये दोनों ऑब्लिगेशंस आपको यहाँ पर बताने हैं। सो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर एक इंसान की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दो कर्तव्य होते हैं। वो क्या? द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। सबसे पहला ऑब्लिगेशन जो होता है वो अपने परिवार के लिए होता है, ठीक है। वो पेरेंट्स हो, वो आपकी पूरी फैमिली हो, वो आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, चिल्ड्रन हो, इनके प्रति जो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज द फर्स्ट ऑब्लिगेशन, राइट। सेकेंड ऑब्लिगेशन क्या है? दूसरी कर्तव्य, दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन बींग्स की, वो क्या है? इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। उनके खुद के लोगों के लिए, यानी जो भी लोग उनके साथ उस कंट्री में रहते हैं वो, अपनी कंट्री के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, यानी जो भी उनकी सोसाइटी है उसके लिए। तो दो ऑब्लिगेशंस क्या हैं वो हमें नेल्सन मंडेला ने इस तरीके से बताए थे। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। जब वो बच्चे थे छोटे से तब, और जब वो एक स्टूडेंट बने, ठीक है, तब नेल्सन मंडेला के लिए फ्रीडम क्या थी? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विथ द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। जब वो बता रहे थे कि मैं छोटा था तो मेरे लिए नॉर्मल फ्रीडम्स क्या होते थे, राइट। जैसे मैं बुक पढ़ पाऊँ जो मुझे पसंद है, मैं कभी भी रात को कहीं भी जा पाऊँ, राइट। तो ये सारे फ्रीडम्स उनके लिए क्या थे? ट्रांजिटरी फ्रीडम। ट्रांजिटरी यानी कि जो परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया था नेल्सन मंडेला ने कि ये सारे जो फ्रीडम्स थे जब वो छोटे थे तो उनके लिए वो फ्रीडम्स ट्रांजिटरी थे, परमानेंट नहीं थे, राइट। फिर धीरे धीरे उनको समझ आया कि भाई ये फ्रीडम और ऑनरेबल और बेसिक फ्रीडम्स में बहुत डिफरेंस होता है। असली फ्रीडम क्या होती है? एक ऑनरेबल डिग्निटी, आपका जो पीस है, वो रिस्पेक्ट, वो होता है आपका रियल फ्रीडम, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को हमको यहाँ पे बताना है। सो लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला फ्रीडम मेंट टू मेक
मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। बहुत ब्यूटीफुली ये लाइन दी है, आप यूज कर सकते हो आपके आंसर्स में कि किसी भी एक नॉर्मल छोटे बच्चे की तरह मंडेला के लिए भी फ्रीडम क्या थी कि खुशी से अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। मैरी यानी हैप्पी, ब्लिसफुल यानी बिल्कुल ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ, ठीक है, बिल्कुल एवरग्रीन जो लाइफ होती है उसे आप कहते हो ब्लिसफुल लाइफ। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर मंडेला किसी भी नॉर्मल किड के लिए एक प्रॉपर जो बोल सकते हो फ्रीडम वो ये होती थी कि वो अपनी लाइफ जो है अपने हिसाब से एंजॉय कर पाए। दैट इज व्हाट फ्रीडम मेंट टू मंडेला व्हेन ही वाज अ यंग बॉय। वंस वन बिकम्स एन एडल्ट, बट जैसे ही एक इंसान बड़ा हो जाता है ये फ्रीडम के टर्म्स चेंज होते हैं। एंटीक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिटरी। जो भी चाइल्डहुड में हमें फ्रीडम लगता था, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती थी वो सब हमें टेम्प्रेरी लगने लगती हैं, ट्रांजिटरी लगने लगती हैं कि भाई ये सब परमानेंट नहीं है लाइफ में। वो तब फेज था उस लाइफ का। मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज आर वेस्टफुल फ्रॉम एन एडल्ट पर्सपेक्टिव। जो भी हम बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, जैसे अगर कोई एडल्ट जो है वो ऐसी हरकत करे जो एक मैच्योर पर्सन से एक्सपेक्टेड नहीं होता तो सीधे बोलते हैं क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं। या फिर अगर हम कुछ ऐसा कर दें तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या बोलते हैं, बड़े हो गए हो, बड़ों जैसी हरकतें करो, राइट। यानी कि जब भी कोई एडल्ट किसी भी ऐसी चाइल्डिश एक्टिविटी को देखता है तो उसके लिए वो क्या है, बिल्कुल बच्चों जैसी चीज है, एक टेम्पररी हैप्पीनेस है, राइट। Once you are adult, you have to earn a livelihood to bring the bacon home. Bacon home क्या होता है? Bacon यानी कि घर पे खाना लाना। इसको जनरली हम यूज करते हैं bacon को घर पे खाने लाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही कोई एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका मेन काम क्या होता है कि वो जो है पैसे कमाए, अर्निंग करे, ताकि वो अपने घर के लिए बेसिक नेसेसिटीज, खाना, घर, नॉर्मल जो नीड्स होती हैं वो सारी फुलफिल कर सके। ये होता है आपका असली काम जब आप एक एडल्ट हो जाते हो। It's only then when you get an honorable existence in the family and in the society. और जब आप एक एज एन एडल्ट अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाते हो तभी आपको असली रिस्पेक्ट मिलती है, वो भली आपकी फैमिली हो या आपकी सोसाइटी हो वहाँ पे। तो नेल्सन मंडेला ने बताया कि भाई जब मैं छोटा था तो अपनी लाइफ एंजॉय करना मेरे लिए फ्रीडम था, बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे ही हर एक एडल्ट को लगता है कि जो लाइफ में जो इंजॉयमेंट थी जब मैं छोटा था वो सब ट्रांजिटरी थी, टेम्परेरी थी। बट जैसे आप बड़े होते हो, एडल्ट होते हो, आपका मेन काम होता है कि आप अपने घर की बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाओ, एक अर्निंग कर पाओ, और तभी आपको रियल रिस्पेक्ट और ऑनर मिलता है, वो सोसाइटी हो या आपकी फैमिली हो वहां पे। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? व्हाई नॉट? क्या मंडेला का मानना था कि जो ऑप्रेस करता है, जो डिस्क्रिमिनेट करता है, जो टॉर्चर करता है, जो बोल सकते हो नीचा दिखाता है, यहाँ पे कौन है? वाइट पीपल, राइट। उसे कहते हो ऑप्रेसर, यानी कि जो दबाता है लोगों को, नीचा दिखाता है, क्या वो फ्री है? जैसे कि यहाँ पर मंडेला ने बहुत ब्यूटीफुली बोला था, द चेन्स ऑन ऑल द पीपल आर चेन्स ऑन मी, राइट। यानी कि हमेशा उन्होंने बोला था कि जो ऑप्रेसर होता है, जो किसी को भी दबाता है, वो इंसान भी फ्री नहीं होता। उसको क्या लग रहा होता है, मैं भैया हाई अथॉरिटी हूं, मैं तो फ्री हूं, मेरे पास फ्रीडम है। बट मंडेला के हिसाब से वो भी फ्री नहीं है, ठीक है। तो बोलेंगे कि नहीं भाई वो फ्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हेट्रेड से बंधा हुआ है, वो उस नफरत से बंधा हुआ है, उसके ऊपर भी चेन्स हैं उस हेट की, और उसी वजह से वो किसी को ऑप्रेस करता है। क्लियर? चलिए देखते हैं इसका आंसर। मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑप्रेसर इज फ्री because according to him an oppressor is a victim of hatred who is behind the bars of prejudice and narrow mindedness। यहाँ पर हमने चैप्टर की लाइन सी ली है कि भाई मंडेला का मानना था कि नहीं, कभी भी कोई ऑपरेसर फ्री नहीं होता, क्योंकि वो हेट्रेड से बंधा हुआ है। ही इज ऑपरेसर, ही इज अ विक्टिम। वो विक्टिम है किसका? हेट्रेड का, नफरत का, और नैरो माइंडेडनेस और प्रिजुडिस का। यानी जो पुरान, जो एक होता है ना एक ओपिनियन, प्रिजुडाइज का मतलब किसी चीज का ओपिनियन, भले वो सही हो या ना हो, वो ओपिनियन, वो छोटी सोच, नैरो माइंडेडनेस, और वो हेट्रेड, नफरत से बंधा हुआ होता है ऑपरेसर। तो वो भी फ्री नहीं है, इन सब चीजों के अंदर ट्रैप्ड है। He realizes that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace। तो भाई जो ऑप्रेस्ड है, जिसको नीचा दिखाया गया है, वो उसकी तो फ्रीडम, उसका पीस, उसकी डिग्निटी तो रॉब होती ही है, ले तो ली जाती है। बट जो ऑप्रेसर है वो भी अपना पीस, अपनी डिग्निटी, अपनी ह्यूमैनिटी को रॉब करता है, क्योंकि वो खुशी नहीं रहता जब तक उसको दूसरे को नीचा दिखाने को नहीं मिलता। तो वो खुशी ही नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, वो पीस ही नहीं है। दिस मीन्स ना तो ऑप्रेसर ना ही ऑप्रेस्ड फ्री है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट है, आपको मेंशन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यानी जो भी टेक्स्ट गिवन है उस पर सोच विचार करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है,
Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? आपको क्या लगता है भाई, जो इनॉग्रेशन था, जो सेरेमनी थी नेल्सन मंडेला की, उसे इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने अटेंड क्यों किया? What did it signify the triumph of? और किसकी जीत जो है इससे सिग्निफाई होती है? भाई पहले इंटरनेशनल लीडर्स जो है साउथ अफ्रीका को आउटलॉर्ड कंसिडर करते थे, बट अब वो वहां पर आए थे स्पेशली सेरेमनी को अटेंड करने, तो किस चीज की जीत हुई है वो आपको यहाँ पे बताना है। चलिए आंसर करते हैं। To be the part of the inauguration, international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid. भाई इतने सारे लोग इसीलिए आए थे क्योंकि देखो ये आउटलॉर्ड क्यों कंसिडर करते थे साउथ अफ्रीका को, क्योंकि इसमें एक अपार्थाइड नाम का सिस्टम, एक डिस्क्रिमिनेशन चलता था, राइट। तो वहाँ इंटरनेशनल लीडर्स नहीं आते थे, बट अब ये सिस्टम ही खत्म हो गया तो वो लोग खुश हुए। तो वो एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, वो ये दिखाने के लिए कि भाई हम सब एक साथ हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो है उस सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए आए थे। It was the significance of the victory of good over evil and triumph of a tolerant society without any discrimination. तो ये क्या था? ये बुराई पे अच्छाई की जीत, जो आप बोलते हो ना कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो इस चैप्टर में कि भाई हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, हमेशा विक्ट्री होती है गुड की ओवर इविल। और ट्रायम्फ किसका हुआ है, जीत किसकी हुई है? हम बोलेंगे इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना डिस्क्रिमिनेशन वाली सोसाइटी की जीत हुई है। तो ये है द ट्रायम्फ ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी ओवर, यहाँ पे बोल सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि इंटरनेशनल लीडर्स आए क्यों? क्योंकि वो सिस्टम जिससे उनको प्रॉब्लम थी वही खत्म हो गया, राइट। तो एक तरीके से नेल्सन मंडेला को सल्यूट करने आए थे, उनको एक रिस्पेक्ट पे करने आए थे कि हाँ भाई वेरी गुड, राइट। तो वो जेस्चर दिखाने के लिए दे केम एंड अटेंडेड द सेरेमनी। और इसके बाद इससे ये प्रूफ होता है कि एवरी टाइम गुड ऑलवेज विंस ओवर इविल, भले ही टाइम लगता है बट इट डज। क्लियर? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? जब मंडेला जो है बहुत सारे डिफरेंट पेट्रियट्स जो बोलते हैं कि जो देशभक्त थे, राइट, तो उनके लिए जब नाम वाम ले रहे थे, जैसे सिसलस हो गए, राइट, तो इन सब के जब नाम लिए थे नेल्सन मंडेला ने, उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ उनका क्या हूँ, आई एम जस्ट द सम, इन सब का जोड़ हूँ। ठीक है, किसका? जो भी पेट्रियट्स जो है मेरे आगे गए, यानी जिन लोगों ने मेरे साथ साथ या मेरे पहले या मेरे बाद में इस सिस्टम से फाइट करने में हेल्प की, मदद की, कोशिश की, उन लोगों का ही मैं सम हूँ, उन पेट्रियट्स का ही मैं सम हूँ। ऐसा क्यों बोला? चलिए आंसर करते हैं। By saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela wants to pay his tribute to all the people who have sacrificed their lives for the sake of freedom. जितने भी लोग जो हैं इस फ्रीडम के लिए जो लड़ रहे थे, बट वो इस दिन को देख नहीं पाए, राइट, दे कुड नॉट विटनेस दिस ब्यूटिफुल डे जब डिस्क्रिमिनेशन कंप्लीटली एंड हो चुका था। तो उन लोगों को एक रिस्पेक्ट पे करने के लिए, उन लोगों के सैक्रिफाइस को वेस्ट न जाने के लिए नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं और कुछ नहीं, मैं उन सब पेट्रियट्स का सम हूँ। यानी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो वो सारे पेट्रियट्स भी खड़े हैं, वो सारे देशभक्त भी खड़े हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, देगे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स जस्ट for the sake of freedom of the country. Clear? He says that he is grateful to those who had gone before him because those heroes of past had paved the path of cooperation and unity for him. तो वो जो है थैंक यू बोलते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने स्टार्टिंग की, बिगनिंग की, कोशिश की इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की, क्योंकि उन लोगों ने ही एक रास्ता बनाया, पेव्ड द वे। किसके लिए भाई? देखो, अगर स्टार्टिंग में कोई इस सिस्टम के लिए फाइट करना के लिए स्टार्ट किया होगा जिसने भी, तो लोगों ने साथ देने से थोड़ा मना किया होगा, क्योंकि वाइट पीपल जो है वो उन लोगों को खत्म कर सकते थे, मार सकते थे, जेल में भेज सकते थे, राइट। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ नेल्सन मंडेला ही स्टार्ट करते तो कहीं ना कहीं उनका भी साथ कोई नहीं देता, वो यूनिटी नहीं रहती, वो कॉपरेशन नहीं रहता। बट वो सब क्यों हो पाया? क्योंकि कुछ पेट्रियट्स ने वो रास्ता बनाया उनके लिए कि भाई वो आगे इस पे चल के और ज़्यादा फाइट करके फ्रीडम हासिल कर सके। तो थैंक यू बोलना था नेल्सन मंडेला को उन पेट्रियट्स को, द वंस हु वर नॉट प्रेजेंट टू विटनेस दिस सेरेमनी, कि भाई थैंक यू सो मच, एटलीस्ट उन लोगों ने क्या की, कोशिश की, तो हमारे लिए एक वे बना। क्लियर? Therefore, he could try to come to power to bring equality for his people with their support. और इस cooperation, इस unity की वजह से, जो कि इन patriots ने वे बनाया था उनके लिए, इसी की वजह से एक
बोल सकते हो नॉन डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का बोल सकते हो फॉर्मेशन हुआ नेल्सन मंडेला के द्वारा जस्ट बिकॉज ऑफ दो पेट्रियट्स। क्लियर? तो जस्ट उनको एक ट्रिब्यूट पे करना था, थैंक यू बोलना था उन पेट्रियट्स को कि उन लोगों ने रास्ता बनाया उनके लिए यूनिटी और कॉपरेशन का, इसीलिए वो फ्रीडम हासिल कर पाए। दैट इज व्हाई ही सेड दैट आई एम सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स। क्लियर? ऑलराइट। Would you agree that the depth of operation create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या लगता है कि जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन यानी जितना ज़्यादा इंसान को बोल सकते हैं नीचा दिखाया जाता है, बोल सकते हो क्रूअलिटी ब्रूटैलिटी के साथ ट्रीट किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है, क्या उतना ज़्यादा ही उस इंसान का कैरेक्टर उभर के आता है, यानी कि हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि वही लोग आगे जाके जो है इसके खिलाफ फाइट करते हैं? क्या आपका ऐसा मानना है? आई थिंक येस, राइट, कि जब तक इंसान को टॉर्चर नहीं होता, उसका वो जो है ना डिग्निटी रिस्पेक्ट उस पर नहीं आती ना, तब तक वो फाइट नहीं करता किसी चीज़ के लिए, राइट। तो यहाँ पर अगर इन लोगों को इतना बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, इतना बुरा व्यवहार नहीं किया जाता, उनको ऑप्रेस नहीं किया जाता, तो फिर ये लोग फाइट ही क्यों करते फ्रीडम के लिए? चुपचाप सहन करते वाइट पीपल का जो भी था भाई, ठीक है, वाइट पीपल रूल कर रहे हैं, करने दो, अगर वो हमें बुरी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे कोई इशू नहीं है, बट जब वो ट्रीट करते थे, नीचा दिखाते थे कि तुम छोटे हो हम बड़े हैं, इसी वजह से ये फ्रीडम की फाइट स्टार्ट हुई। तो येस, आई टोटली बिलीव विद दिस लाइन। फिर आपको क्या करना है, मंडेला के बारे में बताना है किस तरीके से उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है। फाइनली आप रियल लाइफ एग्जांपल्स बता सकते हो। अभी एग्जांपल्स तो आपके लिए बहुत इजी हैं, राइट। हमारी जो बिल्कुल इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, उसके लिए इतने सारे लोग बोल सकते हो इन्वॉल्व थे, राइट। उन सब की वजह से वी आर फ्री राइट नाउ। तो उन लोगों का नाम आप लिख सकते हैं, लाइक महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राइट। तो आप इन सबको मेंशन कर सकते हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। So first of all हमें बताना है कि do we agree or not? So definitely everybody agrees, right? So I agree with the statement that depth of operation creates heights of character. Nelson Mandela illustrates this by giving examples of great heroes of South Africa. जो उन्होंने पूरी लिस्ट दी थी जिनके अपने स्केचेस देखे थे, उनमें से कुछ नाम भी मेंशन आप कर सकते हो जो आपको याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि नेल्सन मंडेला ने ये कैसे इलस्ट्रेट किया है कि हाँ भाई, कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन कैन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स बाय गिविंग अस द नेम्स ऑफ दोज पेट्रियट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जैसे ऑलिवर टैम्बू, वॉल्टर सिसलू एंड अदर्स, ठीक है। दो नाम दे दिए एंड अदर्स, तो आप चाहो तो 3-4 नाम और लिख सकते हो, ठीक है। and others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle. जो लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी फ्रीडम के लिए, क्यों की होगी? क्योंकि उन पे इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ होगा, इतना ज़्यादा ऑप्रेस्ड हुए होंगे, तो वो जो डेप्थ था ऑपरेशन का, इस वजह से they were able to fight for the freedom, right? Now India is full of such examples. अब हमें illustrations देने, अपने examples देने, तो इंडिया तो भैया is full of such examples, right? During our freedom struggle there was a galaxy of leaders. Galaxy का मतलब क्या होता है? Group of stars. तो यहाँ पे हमने क्या बोला? Galaxy of leaders, group of leaders of great characters and operation of British rule created and encouraged people of noble characters. तो जो British rule था ना, जो इतना ज़्यादा oppressed फील करते थे इंडियंस, इस वजह से ही क्या हुआ? हाइट ऑफ कैरेक्टर, राइट। इस वजह से वो लोग क्या हुए? मोटिवेट हुए और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया कि वी शुड फाइट फॉर आवर फ्रीडम। जैसे कि कौन कौन थे भाई? नोबल कैरेक्टर्स लाइक महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह एंड मेनी मोर। आपको जितने नाम पता हो आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई नाम लिखते ही जाना है, जस्ट राइट मोस्ट प्रोमिनेंट नेम्स और फिर आप लिख सकते हो एंड others या many more. If we compare them with the quality of political leaders India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolutely right. Very beautiful line. देखो, अभी अगर कोई भी लीडर है, ठीक है, किसी भी कंट्री में अगर कोई लीडर है और अगर ये ऑपरेशन की बात ही नहीं होती है, ठीक है, कोई दबाता नहीं है, कोई सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी नहीं दिखाता, तो फिर इस तरीके से नहीं आता ना कि फ्रीडम हो, सारी फैसिलिटीज हो, ये करना है मुझे, वो करना है, राइट। बट ये कब हुआ? जब हमारे जो लीडर्स थे उनको ये देखने को मिला कि भाई ब्रिटिश रूल बढ़ता जा रहा है और हमारे पास अपनी खुद की डिग्निटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो फाइट कर रहे थे। बट अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट। तो इसीलिए वो जो फायर था तब के लीडर्स में, वो आज के लीडर्स में नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जितना डेप्थ होगा ऑफ ऑपरेशन उतना ही हाइट होगा ऑफ कैरेक्टर। क्लियर? तो इस तरीके से हम एंड करके क्या कर रहे हैं? पूरे आंसर को सपोर्ट कर रहे हैं विद दिस लाइन कि नेल्सन मंडेला ने बिल्कुल सही कहा है कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स द हाइट ऑफ कैरेक्टर। क्लियर? ऑल राइट। How did Mandela's understanding of the freedom change
with age and experience। हमें क्या करना, वापस से वही चीज़, बचपन से लेके बड़े होने तक नेल्सन मंडेला की बात करनी है कि कैसे वो जब छोटे थे तो बड़े होते गए, एज होती गई, एक्सपीरियंस आता गया, तो उससे उनकी थिंकिंग चेंज हुई। चलिए आंसर करते हैं। With age and experience, Mandela understood the real meaning of freedom। पहले उनके लिए जो फ्रीडम का डेफिनेशन था वो बहुत डिफरेंट था देन एज कम्पेयर टू अब जो फ्रीडम का डेफिनेशन उनके लिए, जब उनकी एज बड़ी हुई, राइट। तो जैसे जैसे एज बड़ी हुई, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आया, नेल्सन मंडेला के लिए रियल जो डेफिनेशन थी फ्रीडम की वो चेंज होती गई। As a young boy, he thought that he was born free and believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner। हम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या बोला था नेल्सन मंडेला ने कि जब मैं छोटा था तब मुझ में वो हंगर और फ्रीडम नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था भाई आई एम बॉर्न फ्री, राइट, मैं पैदा ही फ्री हुआ हूँ और मुझे तब तक सारी फ्रीडम मिलेगी, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जब तक मैं अपने पापा की और अपने ट्राइब की, जो भी उनकी लोकेलिटी थी, विलेज थी, उनके सारे रूल्स फॉलो करूंगा। टिल देन आई एम फ्री, ये था उनका बेसिक डेफिनेशन जब वो छोटे थे, ठीक है। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते गए तब उन्हें समझ आया भाई हम तो फ्री है ही नहीं। फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें समझ आया कि फ्रीडम टू अर्न अ लिविंग, पैसे कमाना और अपनी फैमिली का पालन पोषण करना, लाइवलीहुड ऑफ द फैमिली, केयर करना अगर फैमिली की, वो जो है रियल फ्रीडम है और ये डोमिनेट कर रहा था उनके थॉट्स पे। Gradually he realized that he was selfish during his boyhood। और धीरे धीरे उनको समझ आया कि भाई जब मैं छोटा था तो मेरे लिए फ्रीडम सिर्फ मेरी फ्रीडम थी, तो मैं सेल्फिश था। बट असली फ्रीडम क्या होती है, जब आप अपनी फैमिली की केयर कर पाओ, वो होती है असली फ्रीडम। He slowly understood that it was not just his freedom that was being curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। तो फिर धीरे धीरे उनको समझ आया ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी फैमिली या मेरी फ्रीडम ही है जो कर्टेल्ड है, जो बंद कर दी गई है, या हमारी जो फ्रीडम है छीन ली गई है, बल्कि जितने भी ब्लैक पीपल हैं जो मेरी तरह दिखते हैं उन सब की फ्रीडम कर्टेल्ड है। इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम। और ये फ्रीडम क्या थी भाई, फ्रीडम थी प्रेजुडिस से, यानी जो पुराने थॉट्स हैं, जो एक सोच बनी हुई है उससे उनको फ्रीडम चाहिए थी। फ्रीडम थी उनकी खुद की डिग्निटी की, और यही जो थॉट है उनका चेंज हुआ एक्सपीरियंस और एज के साथ कि रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम क्या है। क्लियर, ऑल राइट। Next question is, how did Mandela's hunger for freedom change his life? जैसे ही उनको रियलाइज हुआ कि भाई फ्रीडम है क्या, और उनमें वो हंगर बढ़ता गया, वो भूख बढ़ती गई फॉर द फ्रीडम कि भाई मुझे फ्रीडम चाहिए, तो वो किस तरीके से लाइफ चेंज कर गया नेल्सन मंडेला की, वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। So Mandela realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks। अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। This changed the fearful man to a fearless rebel। और ये क्या कर गया भाई, ये जो फ्रीडम की बात थी, जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि एवरी ब्लैक पर्सन इज नॉट फ्री इन साउथ अफ्रीका, तब उनको क्लियर हुआ कि भाई फ्रीडम क्या है। और ये जब उनको समझ आ गया तो वो जो फियरफुल मैन था, जो एक नॉर्मल कॉमन मैन था, जो डरता था किसी भी चीज़ से, वो एक फियरलेस रिबेलियन में चेंज हो गया था। एक फियरलेस बोल सकते हो कि एक ऐसे पर्सन में जो किसी के लिए भी लड़ जाए, राइट, वैसे इंसान में वो चेंज हो गए थे। He sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater cause। और फिर जो नॉर्मल फैमिली लाइफ होती है उससे उन्हें क्या किया भाई, उसको हटाकर वो सेटल हो गए फॉर अ लाइफ जहाँ पर वो सिर्फ अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर सके, दूसरे लोगों की फ्रीडम के लिए फाइट कर सके। तो जो नॉर्मल ह्यूमन फैमिली लाइफ होती है वो उन्होंने बिताना छोड़ दिया। वो अपने घर में नहीं रहते थे, घर ही नहीं था पहली बात उनके पास, वो बहुत बैडली ट्रीट होते थे, वो प्रिजन में थे वो 30 इयर्स। तो ये सारी लाइफ उनको देखनी पड़ी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। He joined the African National Congress Party। और उन्होंने ANC पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। This changed him from a frightened young man into bold one who fought against racial prejudice। और इस तरीके से जब उनको समझ आया कि भाई मुझे अपने फ्रीडम के लिए फाइट करना है, उन्होंने ANC पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और फिर वो जो है एक फियरफुल मैन से एक फियरलेस बोल्ड इंसान में चेंज हो गए। और उन्होंने रेशियल प्रेजुडिस, जो कलर, जो बोल सकते हो रेस, इस पे बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन की पहले पुरानी सोच थी, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ने को डिसाइड किया। क्लियर, तो इस तरीके से उनकी लाइफ चेंज हुई जब उनको समझ आया कि भाई फ्रीडम क्या है, या फिर जब उनका हंगर फॉर फ्रीडम बढ़ा, तो इस तरीके से उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। ऑल राइट, नेक्स्ट हमें थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज पे क्वेश्चंस गिवन है कि भाई जो लैंग्वेज यूज हुई है, ग्रामेटिकल या फिगरेटिव लैंग्वेज वटेवर,
वो सारे लैंग्वेज पे आपको कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए इस पे सॉल्व करते हैं. देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट. भाई नाउन यानी नाम, ठीक है, किसी भी चीज का नाम हो, वो फीलिंग हो, आइडिया हो, स्टेट ऑफ माइंड हो, इंसान हो, एनिमल हो, कोई भी चीज का नाम हो, दैट इज नाउन. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि बहुत सारे नाउन्स का यूज हुआ है इस चैप्टर में. कैसे? फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट नाम है एक, जो रूलिंग बॉडी है उसका. फॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसेस का नाम है, तो इट इज व्हाट? नाउन. which are formed from the corresponding verbs, जो कि किसी एक्शन वर्ड से बने हुए हैं, किसी वर्ब से बने हुए हैं. कैसे? जैसे फॉर्मेशन में फॉर्म जो है वो वर्ब है. फॉर्म करना क्या? बनाना. बनाना इज एक्शन, तो दैट इज व्हाट? वर्ब. और गवर्नमेंट में गवर्न करना यानी रूल करना, वो क्या है? एक्शन. तो गवर्न वर्ब से क्या बना है? नाउन, गवर्नमेंट. फॉर्म्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग वर्ब्स फॉर्म गवर्न बाय सफिक्सिंग. सफिक्सिंग यानी कि जैसे जो पहले होता है नाम का पार्ट वो होता है प्री, पहले, प्रीफिक्स, और जो बाद में होता है वो क्या होता है? सफिक्स. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स. तो सफिक्सिंग यानी इनके बाद हम क्या ऐड करते हैं? या तो ION या किसी किसी में ATION, जैसे यहाँ पर ATION जुड़ा है, यहाँ पर MENT जुड़ा है. ठीक है, तो कुछ किसी में ION जोड़ देते हैं, किसी में ATION जोड़ देते हैं, किसी में MENT जोड़ देते हैं, और उन वर्ब से क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है. There may be change in the spelling of some verbs. और कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनको नाउन में चेंज करते वक्त उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है. जैसे कि रिबेल जो वर्ब है, इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, वो बन जाता है रिबेलियन. रिबेल करना इज अ वर्ब, एक्शन वर्ड. रिबेलियन एक पर्सन का बता दिया, कैरेक्टर, तो दैट इज व्हाट? अ नाउन. फिर कॉन्स्टिट्यूट का बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट से स्पेलिंग चेंज हो गई कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या हो गया? एक ऐसा वर्ब जिसकी स्पेलिंग चेंज करने से फिर बनता है एक नाउन. ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ब को नाउन बनते हुए देख रहे हो इस चैप्टर में. मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट. और आपको इसी तरीके से वर्ब और उसका नाउन बनाते हुए पेयर्स बनाने हैं. कुछ आपको ऑलरेडी गिवन है, 2 एग्जाम्पल्स गिवन है आपको, जो कि है रिबेलियन का, क्या? रिबेल. यहाँ पे बोल सकते हो वर्ब रिबेल से क्या बना? रिबेलियन. फिर आपको गिवन है वर्ब कॉन्स्टिट्यूट से बना है कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल में गिवन है. अब हमें और वर्ड्स यहाँ पर फॉर्म करने हैं. चलिए कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे कि गवर्न वर्ब से क्या बनता है? गवर्नमेंट. तो क्या करते हो? यहाँ MENT जोड़ देते हो और क्या बन जाता है? गवर्नमेंट. वैसे ही फॉर्म क्या है? वर्ब, बनना. इसमें क्या जुड़ गया? ATION, क्या बन गया? फॉर्मेशन. सिमिलरली डिस्क्रिमिनेशन वर्ड आपने बहुत देखा चैप्टर में, तो किससे बना? ये बना डिस्क्रिमिनेट में. स्पेलिंग थोड़ी चेंज हुई, E हट गया और ION लग गया, तो ये बन गया डिस्क्रिमिनेशन नाउन. नेक्स्ट, इमेजिनेशन की बात हुई है चैप्टर में, तो इमेजिन वर्ब है. इमेजिन करना इज एक्शन, इमेजिनेशन एक नाम है, राइट. तो इमेजिन में E हट जाता है और स्पेलिंग लग जाती है ATION, तो ये हो जाता है इमेजिनेशन. सिमिलरली ट्रांसफॉर्म, बदलना इज एक्शन, और ट्रांसफॉर्मेशन जो बदली हुई चीज है वो नाम है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन. कैसे बनेगा? सीधे सीधे ATION जुड़ जाता है, तो बन जाता है ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये कुछ नाउन है जो इन कुछ पर्टिकुलर वर्ब से बनते हैं. किसी भी तरीके से MENT लगता है या फिर ATION लग जाता है, तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनसे क्या बनते हैं? पर्टिकुलर नाउन्स. आप चाहो तो और भी एग्जांपल्स अपनी मर्जी से यहाँ लिख सकते हो. क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट. रीड द पैराग्राफ बिलो. Fill in the blanks with the noun forms of the verbs in brackets. Very easy. जो ब्रैकेट में आपको noun form verbs दिए, सॉरी, उसका noun बना के यहाँ पर रखना है. क्लियर? चलिए, क्या दिया है? मार्टिन लूथर किंग्स. कॉन्ट्रीब्यूट क्या है भाई? ये वर्ब है. इसमें क्या करते हो? E हट जाता है, ION जोड़ते हो, ये हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट. सो मार्टिन लूथर किंग्स, कॉन्ट्रीब्यूट वर्ब बन जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन. टू आवर हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर बिगैन व्हेन ही केम टू द. असिस्ट हो गया आपका वर्ब. क्या करोगे? इसका बना दोगे असिस्टेंस ऑफ रोजा पार्क्स. A seamstress who refused to give up her seat on a bus to a white पैसेंजर. मार्टिन लूथर किंग की स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है कि भाई एक इंसिडेंट होता है उनके साथ कि वहां पर वाइट पैसेंजर को बस की सीट नहीं दी जाती. तो इस तरीके से कैसे एक स्टोरी, एक बोल सकते हो फ्रीडम की फाइट जो है, अपने राइट्स की फाइट जो है वो स्टार्ट होती है. वो एक एग्जाम्पल आपको गिवन है. यहाँ आपका काम क्या है? आपको सीधे वर्ब का नाउन बनाते हुए देखना है. In those days, American blacks were confined to positions of second-class citizenship by restrictive laws and customs. ठीक है, हाँ, अमेरिकन ब्लैक पीपल की बात हो रही है. All right. To break these laws would mean subjugate. ये जो है क्या है? ये verb,
राइट, इसका आपको क्या बनाना पड़ेगा नाउन, अभी हम देखेंगे, राइट। तो सब्जुगेट एंड ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट यानी किसी का मजाक उड़ाना, बेइज्जती करना किसी की, तो आप ह्यूमिलिएट तो वर्ब है, आप एक्शन करो, उसको क्या बनाओगे, ह्यूमिलिएशन, राइट। बाय द पुलिस एंड द लीगल सिस्टम, बीटिंग्स, इम्प्रिजन, इम्प्रिजन क्या होता है भाई, किसी को जेल में डालना, इट्स एन एक्शन वर्ड, और कोई जेल में ऑलरेडी है, वो स्टेट जो है इम्प्रिजनमेंट, वो हो जाएगा नाउन। एंड समटाइम्स डेथ अवेटेड दोज हु डिफाइड द सिस्टम, भाई जेल हो जाती थी या फिर डेथ मार दिया जाता था, फांसी पे चढ़ा दिया जाता था जो लोग इस सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते थे। मार्टिन लूथर किंग्स टैक्टिक्स ऑफ प्रोटेस्ट इन्वॉल्व नॉन वायलेंट रेजिस्ट, क्या हो गया भाई, रेजिस्ट यानी किसी चीज से अपने आप को रोकना, तो वो एक्शन है, और जो हो चुका वो है रेजिस्टेंस, तो वो हो जाता है नाउन, ठीक है। टू रेशियल इनजस्टिस, तो मार्टिन लूथर किंग ने कभी भी वायलेंट तरीका नहीं यूज किया, उन्होंने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि टैक्टिक्स, दिमाग यूज करके, वार्तालाप करके, बात करके, कम्युनिकेट करके जो है इस फाइट, इस इनजस्टिस के खिलाफ फाइट किया। ऑलराइट, तो आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ गिवन है, डिफरेंट वर्ब्स हैं, अब इनके किस तरीके से नाउन बनते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब इसको पूरा कंप्लीट करते हुए स्पेलिंग्स देख लेते हैं कि भाई नाउन की स्पेलिंग्स क्या होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूट का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ क्या किया, ई हटाया और ION लगा दिया, बन गया क्या आपका नाउन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर यहाँ पर आए हो असिस्ट, असिस्ट क्या है, वर्ब, किसी को असिस्ट करना, राइट, और उसका नाउन क्या हो गया, असिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो पूरी तरीके से स्पेलिंग चेंज हुई है, ANCE लगा है, ION AT ION MENT लगा क्या नहीं, एक स्पेलिंग चेंज हुई, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपको गिवन है सब्जुगेट, तो सब्जुगेट क्या है भाई, ये वर्ब, इसका क्या हो गया, सब्जुगेशन, यानी AT ION जुड़ गया, क्लियर, यहाँ ई हट गया, ION जुड़ गया, क्लियर। नेक्स्ट था ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट वर्ब है, तो क्या बन जाएगा, ह्यूमिलिएशन, ई हट जाएगा एंड इट वुड चेंज टू ION विच इज अगेन व्हाट, अ नाउन। नेक्स्ट यहाँ पर इम्प्रिजन की बात हुई, इम्प्रिजन जेल में डालना, इसका नाउन है ऑलरेडी जो जेल में है, तो ये हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट, यानी यहाँ MENT जुड़ा है, नॉर्मल, जैसे हम वर्ब से नाउन को चेंज करते हैं। एंड समटाइम्स डेथ अवेटेड दोज हु डिफाइड द सिस्टम, ऑलराइट। यहाँ पर फिर लास्ट आपको वर्ब गिवन है रेजिस्ट, और रेजिस्ट में क्या करते हो, स्पेलिंग चेंज करते हो, ANCE लगता है, ना कि ION AT ION या MENT, और क्या बन जाता है ये आपका नाउन, क्लियर। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, बस आपको एक नॉलेज देना था लैंग्वेज का कि भाई किस तरीके से वर्ब से आप नाउन में चेंजेस करते हो, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है भाई यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल्स विथ नेम्स। अब हमें जो है पता है ऑलरेडी कि आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, राइट, डेफिनेट और इनडेफिनेट, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से ग्रामर में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। डेफिनेट में कौन आता है भाई, सिर्फ वन, द, और इनडेफिनेट में आते हैं अ और एन। यहां बात किसकी हो रही है, डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट मतलब स्पेसिफिक, राइट, पक्का, तो ये स्पेसिफिक के लिए जो आर्टिकल यूज होती है चीजों के लिए वो होता है द। अब हमें यहाँ पर एक डिस्कशन गिवन है, चलिए रीड इट। यू नो दैट डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट नॉर्मली, यानी ज्यादातर यूज नहीं होता है बिफोर प्रॉपर नाउन्स। अब प्रॉपर नाउन्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ मैन, फिर मैं बोलती हूँ राहुल, ठीक है, तो यहां पर मैन अगर मैं बोलूं, सिर्फ मैं बोलूं मैन, तो क्या यहाँ पे मैंने बोल दिया राहुल की बात हो रही है, नहीं, यानी आपने एक ऐसा नाउन यूज किया जो कि आप हर किसी के लिए यूज कर सकते हो जो भी मेल जेंडर का हो, राइट। तो यहाँ पर ये मैन जो है ये कॉमनली यूज होता है, तो दिस इज अ कॉमन नाउन। बट जब आप स्पेसिफाई करते हो किसी पर्टिकुलर इंसान को, जैसे मैंने बोला राहुल, तो राहुल क्या है, एक प्रॉपर नाउन है कि भाई हाँ ये एक मेल इंसान है जिसका नाम राहुल है, तो स्पेसिफिकली एक राहुल है, तो हम ज्यादातर द राहुल नहीं बोलते, हम सिर्फ राहुल बोलते हैं, राइट। तो प्रॉपर नाउन्स के साथ ज्यादातर आप द का यूज नहीं करते हो। नॉर डू प्रॉपर नाउन्स यूजुअली अकर इन द प्लूरल, और ना ही ज्यादातर ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो प्लूरल में आते हैं, राइट, यानी कि आप राहुल लिखते हो, राहुल्स नहीं लिखते, विदाउट एपोस्ट्रोफी की बात हो रही है, ठीक है। वी डू नॉट से द नेल्सन मंडेला, ना तो हम द लगाते हैं नाम के साथ, नाम क्या है प्रॉपर नाउन, ना ही हम बोलते हैं नेल्सन मंडेलास विदाउट एपोस्ट्रोफी। अगर एपोस्ट्रोफी लगता है तो वो हो जाता है राहुल, इसका मतलब होता है राहुल का, ठीक है, तो वो बात नहीं हो रही। विदाउट एपोस्ट्रोफी जो प्लूरल बनाते हैं एस की, उसकी बात हो रही है, तो हम जनरली इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ठीक है। बट नाउ लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, बट हमें एक सेंटेंस गिवन है जो कि टेक्स्ट में से दिया है, द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी प्रोड्यूस्ड द, क्या लिखा है देखो, द फिर नाम दिया है,
ऑलिवर टैम्बूज एस लगा है, द वॉल्टर सिसलस एस लगा है, ऑफ आवर टाइम। यानी यहाँ दोनों चीजें ही फॉलो नहीं हो रही क्या, एक तो प्रॉपर नाउन के साथ द भी आ गया, दूसरी बात इनका प्लूरल भी बना दिया है कि ऑलिवर टैम्बू नाम है, ऑलिवर टैम्बूस लिख दिया, वॉल्टर सिसलस सिसलू नाम है, सिसलस कर दिया, राइट। तो ये एस क्यों लगाया, द क्यों लगाया। So used in this way with the and or in the plural, a proper noun carries a special meaning. क्यों, क्योंकि यहाँ proper noun का एक special meaning है। For example, what do you think the names above mean? जैसे हमें क्या लगता है नाम का मतलब क्या है भाई, ये क्या है, उन लोगों का नाम है जिन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट किया, यानी कुछ बड़े लोगों का नाम है, राइट। तो हम एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस बताने के लिए द का यूज करते हैं विद द प्रॉपर नाउन्स। क्लियर, ऑल राइट। Choose the right answer. For example, Oliver Tambo, Walter Sisulu. Many other men like Oliver Tambo, Walter Sisulu, many men of their type or kind whose names may not be as well known. Did you choose option B? Then you have the right answer. यानी आपको जब दो ऑप्शंस गिवन हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑलिवर टैम्बू, वॉटर सिसलू, ठीक है, और इस तरीके से आपका ये पैराग्राफ बना होता, फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है मेनी अदर मेन लाइक Oliver Tambo, Walter Sisulu, and many men of their type or kind whose names may not be as well known. तो यहाँ जब for example लिख दिया है तो हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है, मुझे लग रहा है कोई जनरल बात हो रही है, बट जब हम यहाँ बता रहे हैं many men like, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर इनको ज्यादा चूज कर रहे हैं क्योंकि आपने प्रॉपर नाउन यूज किया है, बट आपने प्रॉपरली सिग्निफाई भी कर दिया कि भाई किसकी बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर हम अगर इन नामों को पढ़ते हैं तो कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है ऐसा स्पेसिफिक, बट जब इन नामों को पढ़ते हैं तो लग रहा है हाँ भाई किसी की बात हो रही है। तो दोनों ऑप्शंस में से ज्यादा ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी, राइट। और जब टेक्स्ट में प्लूरल लगा दिया है या द लगा दिया है तो इससे क्या हो रहा है, इससे स्पेशल एक सिग्निफिकेंस दिख रहा है कि भाई हम किसी स्पेशल लोगों की बात कर रहे हैं जो कि नोन है जब फ्रीडम के लिए फाइट हुआ था उसमें, यानी दे वर द पेट्रियट्स, साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स, राइट, ऑल राइट। Here are some more examples of the used with proper names. Try to say what these sentences mean. अब आपको यहाँ पर proper name, proper noun के साथ the लगा हुआ मिलेगा, तो इस the का मतलब क्या है, क्यों हमने proper noun के साथ the यूज किया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले questions पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे हर question का मतलब क्या है। Mr. Singh regularly invites the अमिताभ बच्चन्स, यानी यहाँ पर the भी है और यहाँ plural भी है, and the शाहरुख खान्स, प्लूरल भी है, द भी है, to his parties, ठीक है। नेक्स्ट, many people think that Madhuri Dixit is the Madhubala of our times, is the Madhubala, द यूज हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, history is not only the story of the Alexanders, एस लगा है, the Napoleons, एस लगा है, and the Hitlers, अगेन द और एस लगा है, प्लूरल, बट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज वेल। क्लियर, तो हर कहीं पे द और प्लूरल बन रहा है प्रॉपर नाउन का, क्यों बन रहा है अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनालाइज करो कि भाई हाँ क्या यहाँ पर प्रॉपर नाउन के साथ द और एस का यूज हो रहा है। सो पहला क्या है भाई, मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द अमिताभ बच्चन्स एंड द शाहरुख खान्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो, this implies that Mr. Singh regularly invites prominent personalities of caliber such as Mr. Amitabh Bachchan and Mr. Shah Rukh Khan to his parties. यानी यहाँ पर हमें बताना था एक प्रॉपर सिग्निफिकेंस, एक प्रोमिनेंस कि भाई इनका जो है महत्व है, राइट, जाने माने लोग हैं, तो हमने इन प्रॉपर नाउन को डेफिनेट सिग्निफिकेशन देने के लिए हमने द और प्लूरल एस का यूज किया, इसीलिए यहाँ हमने बोला है द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान टू हिज पार्टीज। क्लियर, ऑल राइट। Many people think that Madhuri Dixit is the Madhubala of our times. तो द मधुबाला यानी कि किससे कंपेयर किया, एक सिग्निफिकेंट इंसान से, राइट, जाने मानी हस्ती से, मधुबाला जी से कंपेयर किया है, इसीलिए लिखा है द मधुबाला। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट इन द करेंट जनरेशन माधुरी दीक्षित इज कंपेयर टू द ग्रेट एक्ट्रेस मधुबाला। यानी यहाँ पर ग्रेट एक्ट्रेस जो सिग्निफिकेंस बताना था कि ऐसा ही नहीं बस मधुबाला बोल के छोड़ दिया, हमें बताना था, इंप्लाई करना था कि भाई ग्रेट सक्सेसफुल एक्ट्रेस से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए लिखा द मधुबाला। क्लियर, ऑल राइट। Next is, history is not only the story of the Alexanders, the Napoleons and the
हिटलर्स, राइट तो यहाँ पर द भी है, एस भी है, क्यों है चलो इसका मतलब देखते हैं. दिस मीन्स हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ ग्रेट फिगर्स सच एज अलेक्जेंडर, नेपोलियन एंड हिटलर. यानी कि यहाँ पर हम जो है स्पेसिफिकली बता रहे थे कि सिर्फ अलेक्जेंडर, सिर्फ नेपोलियन या सिर्फ हिटलर से ही हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, बट ऑल्सो द अदर ऑर्डिनरी पीपल. अब देखो यहाँ पर अदर ऑर्डिनरी बोला, यहाँ पर द पीपल्स नहीं बोला, क्योंकि यहाँ ऑर्डिनरी नॉर्मल लोगों की बात हुई, हर किसी की जनरलाइज्ड बात हुई है. बट यहाँ पर हम नाम के साथ द यूज क्यों कर रहे थे ऊपर, क्योंकि हमको ये बताना था कि ये जो है ग्रेट फिगर्स वो नहीं लिखा हमने यहाँ पर, तो हम ये बता रहे थे. वैसे ही जो आपके टेक्स्ट में आपको नाम के साथ दिया हुआ है सिसिलस, टेम्बूज, राइट, क्यों दिया है, क्योंकि वो लोग क्या हैं, एक सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज हैं. तो ये जो बताना था उनको कि ग्रेट फिगर्स या ग्रेट सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज, वो उन्होंने द और एस लगा के यूज किया. तो कभी कभी अगर आपको प्रॉपर नाउन के साथ द या एस मिल जाता है, इसका मतलब आपको प्रोमिनेंस या सिग्निफिकेंस बताना है उस चीज की. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट आपको दिया है इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, यानी जहां पर ईडियम्स का यूज हुआ है वैसे एक्सप्रेशंस की बात हो रही है. मैच द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस इन कॉलम में. एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें दो कॉलम्स हैं, कॉलम्स अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. तो कॉलम्स में आपको पहले कॉलम ए में क्या गिवन है, फ्रेजेस, ठीक है, विथ द फ्रेज नियरेस्ट इन मीनिंग, और उसका मीनिंग क्या है वो हमको कॉलम बी में गिवन है. फर्स्ट लुक फॉर द सेंटेंस इन द टेक्स्ट इन विच द फ्रेज इन कॉलम ए अकर्स. अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हो, उस फ्रेज को टेक्स्ट में देख सकते हो, फिर उसका मीनिंग सोचने की कोशिश कर सकते हो कि कौन सा मीनिंग जो है इस टेक्स्ट में, इस सेंटेंस में फिट बैठ रहा है, फिर आप मैच कर सकते हो. ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से हमको एक्सप्रेशंस दिए और उसके मीनिंग्स हमको क्या दिए हैं. तो देखो, जैसे एक एक्सप्रेशन दिया इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, और आपको उसके 3 ऑप्शंस दिए. जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट लगता है वो हम यहाँ टिक कर देंगे. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. आई वॉज अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट. यहाँ पे अनमाइंडफुल का मतलब क्या था कि अवेयर, राइट, कॉन्शियस हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो आई वॉज अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट के 3 मीनिंग्स दिए हैं, आपको जो सबसे सही मीनिंग लगता है वो यूज करना है. सबसे पहले हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, was not careful about the fact, forgot or was not aware of the fact. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. when my comrades and I were pushed to our limits. जो मेरे साथ भाई फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ले रहे थे वो और मुझे जब pushed to our limits, यानी कि हमको जब बिल्कुल उस पॉइंट तक लाके कर दिया था कि हम इतना टॉर्चर करते थे कि अब सहन नहीं हो रहा है, वो लिमिट जो है क्रॉस हो गई, उसकी बात हो रही है. तो यहाँ पर ये आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, ये हुआ फ्रेज. तो इसका हमें 3 मीनिंग्स दिए, आपको क्या लगता है वो देखते हैं. pushed by the guards to the wall, took more than our share of beatings, felt that we could not endure the suffering any longer. पहला मीनिंग दिया है कि भाई हमको गार्ड्स ने धक्का दे दिया दीवार पे, वो है इसका मीनिंग. या फिर हमारा जो है, जो हमें मारा था उससे ज्यादा शेयर ले लिया, या फिर हमको अब लगने लगा कि अब हमारा जो एंड्योरेंस है, जो सहन शक्ति है वो खत्म हो रही है. ठीक है, मुझे लगता है थर्ड ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका आंसर, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. कीप मी गोइंग क्या है, एक फ्रेज, तो इसका मतलब क्या होता है चलिए देखते हैं. मेक मी गो ऑन वॉकिंग, मुझे चलने के लिए कंटिन्यू कराना. हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे एक होप, एक बोल सकते हो उम्मीद के साथ जीवित रखना. मेक मी रिमेन विदाउट कंप्लेनिंग, मुझे बिना कंप्लेन करते हुए मुझे जीवित रखना. द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अर्निंग माई कीप. अर्निंग माई कीप क्या हुआ आपका इडियोमैटिक फ्रेज, इसका मतलब क्या है, अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, उतने पैसे अर्न करना जिससे मैं अब जीवित रह सकूं. कीपिंग वॉट आई अर्न, जो भी मैंने कमाया है वो मैं अपने पास रख सकूं. गेटिंग अ गुड सैलरी, एक अच्छी सैलरी पाना, ये है इसका ऑप्शन. ठीक है, तो चलिए इन तीनों ऑप्शंस में से जो हमको लगता है वो हम टिक कर देंगे. डन, तो ये है आपके क्वेश्चंस. अब आपको वो मीनिंग टिक करना है जो सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है. देखो पहला था आई वॉज अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, यानी मैं अवेयर नहीं था, राइट. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, यानी मैं भूला नहीं हूँ. सॉरी, अनमाइंडफुल यानी अवेयर, ओके, कॉन्शियस पहली बात हो चुकी है. तो अनमाइंडफुल यानी अवेयर ऑफ द फैक्ट. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर, फिर वॉज नॉट केयरफुल अबाउट द फैक्ट, forgot और was not aware. तो चलो पहले मीनिंग अगर पता है अनमाइंडफुल का, जो कि क्या था अवेयर, तो यहाँ नॉट अवेयर वाला ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो जाता है. फिर लिखा है नॉट केयरफुल अबाउट द फैक्ट, केयरफुल की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, अवेयरनेस या नॉन अवेयरनेस की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन इसलिए कैंसिल. फाइनल ऑप्शन क्या है, ये कि नॉट फॉरगेटन, वॉज अवेयर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
When my comrades and I were pushed to our limits. Pushed to our limits यानी कि वो सीमा जब तक हम सहन कर पाए, वो लिमिट के आगे क्रॉस हो गया था। तो यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, देखो जो बोल रहा है कि एंड्योरेंस अब खत्म हो गई थी, सहन शक्ति खत्म हो गई थी, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होना चाहिए आंसर। पहले दो ऑप्शंस क्या बोलते हैं कि भाई गार्ड्स ने वॉल पे पुश किया था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मोर देन आवर शेयर ऑफ बीटिंग, यानी कि जितना हमें माना था उससे ज्यादा शेयर ले लिया, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो रही, यानी कि हम एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपको कीप मी गोइंग, राइट, मुझे कंटिन्यूसली जो है मूव ऑन करने के लिए अपनी चीज़ों में वो सिखाता है। तो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि भाई कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अगर कोई मोटिवेशन मिल जाता है तो वो होता है जो आपको आगे बढ़ने की, बोल सकते हो, है एक होप देता है, राइट। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे वो बताएगा वो होगा आपका कीप मी गोइंग का आंसर। तो पहला ऑप्शन है मेक मी गो ऑन वॉकिंग, भाई यहाँ ऐसे कोई बात नहीं हो रही नॉर्मल वॉकिंग की, तो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यस दिस इज द आंसर। यहाँ होप और आपको इस डिफिकल्ट सिचुएशन में आगे बढ़ने का होप मिल रहा है, वही क्या है इसका मीनिंग। मेक मी रिमेन विदाउट कंप्लेनिंग, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि कंप्लेन नहीं करो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, अर्निंग माई कीप, यानी कि उतना कमा लेना जिससे मैं अपने आप को पालन पोषण कर पाऊँ, घर वालों का कर पाऊँ, राइट। तो यहाँ पर क्या देखो, अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, यही है आपका आंसर, इनफ मनी। कीपिंग वॉट आई अर्न, इसका मतलब नहीं है गेटिंग अ गुड सैलरी, भी इसका मतलब नहीं, गुड सैलरी नहीं, एटलीस्ट उतनी सैलरी जिससे मेरा पालन पोषण हो पाए, हम जो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए, क्लियर, ऑल राइट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट इज राइटिंग पार्ट, यानी अब राइटिंग आपको हेडिंग दिया और उसमें आपको कुछ चीजें दिखानी है, वो आपको यहाँ क्वेश्चंस के फॉर्म में भी दिया है। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। लुकिंग एट कॉन्ट्रास्ट, यानी कि जब दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, एक बात और उसका कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग, तो उसकी बात हो रही है। Nelson Mandela's writing is marked by balance. Many sentences have two parts in a balance. यानी दो चीजों की बात हो रही है, एक पहले एक सिचुएशन और उससे बिल्कुल उल्टी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन दूसरे पार्ट में, ठीक है। Use the following phrases to complete the sentences given below. अब आपको ये phrases दिए हैं और फिर आगे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। अब किस सेंटेंस में कौन सा फ्रेज बैठता है, कौन सा फ्रेज है जो आपके सेंटेंस का पार्ट को बैलेंस करता है, वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। सबसे पहले फ्रेजेस देख के समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस में पुट ऑन करेंगे, ठीक है। दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें जो है जो लव वाली फीलिंग है वो सिखाई जा सकती है, यानी जो हेट कर रहे थे लोग ब्लैक पीपल वाइट पीपल, अब दे कैन चेंज इट टू लव। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जो हूँ फ्री पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न फ्री विथ फ्रीडम आई वॉज बॉर्न, ठीक है। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बट उसके ऊपर जीत, यानी आगे कुछ दिया होगा और उसके ऊपर जीत जो है वो बात हो रही है। यहाँ पे अगर आपको याद आए तो फियर की बात हो रही है, राइट। बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, यानी यहाँ बात हो रही है ब्रेव मैन की, अगर आपको याद हो तो इस सेंटेंस में, फ्रेज में, राइट। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, हाइट ऑफ कैरेक्टर। तो जिस भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे वहां आपको पुट करना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से दिख रहा है वहां। तो ये आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, फिर लिखा है हाइट ऑफ कैरेक्टर, राइट। जो लास्ट ऑप्शन है वो यही फिट बैठता है कि जितना ज्यादा दबाते हो उतना ज्यादा ऊपर बढ़ के आते हो। तो देखो नीचे जाने की बात हो रही है, फिर ऊपर जाने की बात हो रही है, लेवल्स की बात हो रही है, देख रहे हो। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस है, बट ये बैलेंस कर रहा है इस थॉट को, तो ये होता है कॉन्ट्रास्ट एंड राइटिंग। नेक्स्ट, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, राइट, उस पर जीत, तो यहाँ एब्सेंस और उसी पे जीत, तो कितनी दो अलग बातें हो रही है, कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन बट इट इज बैलेंसिंग द सेंटेंस। नेक्स्ट, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट कॉन्कर्स हिज फियर, राइट, कि जो डरता है वो नहीं होता ब्रेव मैन, जो नहीं डरता है, जिसको किसी चीज से डर नहीं लगता, बल्कि जो अपने डर पे काबू पा लेता है, कॉन्कर कर लेता है, वो होता है असली ब्रेव मैन। तो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, एक तो एब्सेंस, एक कॉन्कर, राइट। तो यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों की बात हो रही है, बट दिस इज अगेन कंप्लीटिंग द बैलेंस, राइट। If people can learn to hate, they can be taught to love. अगर उनको जो है learn hate की बात हुई और उसी का contrast opposite क्या है, love, तो यहाँ पर वो चीज रख दी। तो दो contrasting चीजें हैं, but again एक balance, एक meaning बन रहा है कि the people who can love to hate, can learn to hate, can also learn to love. I was not born with a hunger to be free. पहले लिखा I was not born, फिर लिखा आई वॉज बॉर्न फ्री, जो आपके फ्रेजेस है। तो दो कॉन्ट्रास्ट की बात होगी फिर से कि आई वॉज नॉट बॉर्न, फिर लिख रहे हैं आई वॉज बॉर्न फ्री, ठीक है। चलिए अब इनका कंप्लीट सेंटेंसेस देखते हैं। तो यहाँ क्या है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, फिर है टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो डेप्थ की बात हो रही है पहले, जो लेवल नीचे है, फिर हाइट की बात हो रही है जिसका लेवल ऊपर है। तो यहाँ पर ये जो डेप्थ है और ये जो हाइट है ये कॉन्ट्रास्ट है, राइट, बट यहाँ पर वो मीनिंग जो है क्लियर हो रहा है, एक बैलेंस हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट,
करेज वॉज नॉट द एब्सेंस बट द ट्रायम्फ, यानी कि एब्सेंस ऑफ फियर और फिर ट्रायम्फ ओवर इट, यानी ट्रायम्फ ओवर फियर, राइट। तो यहाँ पर अगेन क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट, बट अगेन दिस इज क्रिएटिंग अ कंप्लीट बैलेंस। नेक्स्ट, ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, डज नॉट फील अफ्रेड यानी फियरलेस, और यहां पर बोल रहे हैं कॉन्कर्स द फियर, यानी कि फियर है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट, बट अगेन बैलेंस बन रहा है, राइट। नेक्स्ट, इफ पीपल कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, तो लर्न टू हेट, हेट का उल्टा क्या है, लव। तो दो कॉन्ट्रास्ट की बात हुई है, बट अगेन प्रॉपर मीनिंग डिपिक्ट कर पा रहे हो। फाइनल, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर ऑफ फ्रीडम बट आई वॉज बॉर्न फ्री, तो नॉट बॉर्न और बॉर्न कॉन्ट्रास्टिंग हो गए, बट मीनिंग क्या निकल रहा है कि मुझे हंगर नहीं था फ्रीडम का, बट मैं फ्री था, यानी कि उनके लिए फ्रीडम क्या थी भाई, कि जो मुझे चीजें करनी है वो करने को मिल रही है, जब तक मेरे पापा और ट्राइब के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये था आपका मीनिंग। तो इस तरीके से चैप्टर में जो है दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को एक ही सेंटेंस में यूज करते हुए राइटिंग को बहुत ज्यादा डेकोरेट किया गया है और हमें एक प्रॉपर मीनिंग दिया है। क्लियर, ऑल राइट। Next is, this text repeatedly contrasts the past with the present or the future, right? We can use coordinated clauses to contrast two views for emphasis or effect. अगर हमको कोई emphasis या effect दिखाना है तो हम coordinated clauses use कर सकते हैं। coordinated clause याद है ना आपको, for, and, but और right, जो हम already पढ़ चुके हैं। तो coordinated clauses को हम use करते हैं जब हमें emphasis या effect दिखाना होता है। Clear? So given below are sentences carrying one part of the contrast, find in the text the second part of the contrast and complete each item. Identify the words which signal the contrast. तो एक contrast को दूसरे contrast के साथ match करते हुए और हमको identify करना है कौन सा contrasting situation किसके साथ जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। For decades, the Union buildings had been the seat of white supremacy and now. तो पहले हमको दिया हुआ है एक सेंटेंस, फिर हमने यूज किया है कोऑर्डिनेटेड क्लॉज एंड, और आगे का जो भी टेक्स्ट में पार्ट है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट में से ही आपको यहाँ मेंशन करना है। क्या था वो भाई, कि पहले सिर्फ व्हाइट सुप्रीमेसी थी, बट अब हर कलर के लोग, व्हाइट, ब्लैक कलर जो मेंशन था टेक्स्ट में, वो यहाँ बैठे हैं। तो क्या हो गया, दो कॉन्ट्रास्ट, बट यहाँ पर हमने एंड कोऑर्डिनेटेड क्लॉज से जोड़ दिया। नेक्स्ट, ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस saluted me and pledged their loyalty, not so many years before they would not have saluted. देखो यहाँ पे क्या है, so, right? तो हम coordinated clauses use कर रहे हैं ताकि हम दो contrasting situations को combine कर पाए। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they would soon blank. ठीक है, My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, और फिर आगे आपको blank। तो बहुत सारे क्लॉजेस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और किस तरीके से इन कॉन्ट्रास्ट सिचुएशंस को ज्वाइन करना। चलिए इन दोनों सिचुएशंस को जब कंप्लीटली देख रहे हैं तब ज्यादा समझ आएगा, तो इनको कंप्लीटली देख लेते हैं पहले। जैसे यहाँ गिवन था, फॉर डेकेड्स द यूनियन बिल्डिंग्स हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Meaning already हमें पता है, इन sentences का ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, but क्या चीज़ देखनी है आपको कि देखो दो contrasting situations को एक coordinating clause and के साथ जोड़ा है, तो आप coordinate clause को use करते हो दो contrasting situations को जोड़ने के लिए, ताकि आप emphasis या effect बता पाओ कि देखो पहले तो ये होता था, but अब देखो emphasis क्या है, सारे colors, सारे nations के लोग अब बैठे। Clear? Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police saluted me and pledged their loyalty, not so many years before they would not have saluted, but तो यहाँ so के साथ कॉन्ट्रास्ट नहीं जुड़ा है, यहाँ पे किससे जुड़ा है, but से। तो अरेस्टेड मी क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे सल्यूट कर रहे हैं, यहाँ अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटेड क्लॉज जो कि क्या है, but, और इससे आपने दो कोऑर्डिनेटिंग सिचुएशंस जो हैं, कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस जो हैं उनको जोड़ा है। क्लियर? Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they would soon know the words by heart. तो यहाँ क्या लिखा है, although। अब हमने कुछ limited coordinated clauses ही पढ़े थे जो हमारे syllabus में हैं, one of them एक although भी है। although को भी आप एक coordinate clause में रखते हो, but हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे syllabus में नहीं था as a coordinated clause, but यहाँ एक example given है, ठीक है, तो आपको एक general पता चल गया कि okay, although भी coordinate कर रहा है। Clear? तो दो contrasting situations को यहाँ पे जोड़ा है by using what? By using the coordinated clause. Next is, my country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But, तो यहाँ पे but के साथ मगर, यानी एक contrast, दूसरा contrast. I have always known that its greatest wealth is its
people finer and truer than the purest diamonds. पहले जेम्स और मिनरल्स कंपेयर हो रहे थे, अब डायमंड्स कंपेयर हो रहे हैं, किससे? पीपल को कंपेयर कर रहे हो। तो पहले जो है मिनरल्स जेम्स का हो रहा कंपैरिजन, फिर आप पीपल का कंपैरिजन कर रहे हो, तो दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं, बट लगा दिया तो हो गया कोऑर्डिनेटेड क्लॉज की हेल्प से इन दोनों को जोड़ना। Next, the air show was not only a display of pinpoint precision and military force, but again a coordinate clause, a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिसिशन की बात नहीं हो रही थी, बल्कि एक दूसरी बात हो रही है कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन कि हाँ भाई अब एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, एक पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा ऑस्पिशियस डे है, बहुत बड़ा ओकेशन है, तो वो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन हम बता रहे हैं देन नॉर्मल पिन पॉइंट प्रिसिशन। Last is, it was this desire for the freedom of my people that transformed a frightened young man into a bold one. यहाँ पर ये जो डिजायर है और वो ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं that का to combine these contrasting situations into a bold one that drove a law-abiding attorney to become a criminal, right? तो यहाँ पर भी हम contrasting situations देख पा रहे हैं that turned a family loving husband into a man without a home. देख रहे हो यहाँ पर family loving husband into a man without a home. तो कितनी सारी contrasting situations हैं जिन्हें आप coordinating clause के थ्रू ज्वाइन करते हो और फिर आपको फाइनली क्या मिलता है, आपका फाइनल सेंटेंस, जिसमें आप बोल सकते हो हाँ ये एक contrasting situation है, दूसरी contrasting situation है और इनको हमने clauses की मदद से जोड़ा है। क्लियर? तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है, हम ऑलरेडी ग्रामर सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेटेड क्लॉसेस को यूज किस तरीके से किया जाता है दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। क्लियर? ऑलराइट। So with this we come to an end of our topic, which is NCERT solutions based on the chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom। यानी नेल्सन मंडेला के चैप्टर से जितने भी NCERT क्वेश्चंस हैं, वो एक्टिविटी हो, वो ग्रामर बेस्ड हो, राइटिंग बेस्ड हो या टेक्स्ट बेस्ड हो, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बट यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस खत्म नहीं होती है, अब हमें देखने हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर आवर चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और सिमिलरली हम दोनों पोएम्स के लिए या तीनों पोएम्स कहने चाहिए, ऑल द 3 पोएम्स के लिए भी जितने क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सीख सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।